क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में डाइवोर्स रेट्स इतने हाई क्यों हैं? क्यों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बावजूद भटक जाते हैं? क्यों लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में पैशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब कैरेक्टर की कमी है, तो ये बुक आपको गलत साबित कर देगी। इस बुक में हम समझेंगे कि हम एप से अलग नहीं हैं। हमारा 98.4% डीएनए चिंपैंजीज और बोनोबोस से मैच करता है। हम समझेंगे कि कैसे हमारी बेसिक नेचर आज भी जंगल वाली है, पर हम रहते सोशल केजेस में हैं। हम डार्विन की उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने या तो छुपाई या जो उन्हें पता नहीं थी। हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस जैसे स्पर्म कंपटीशन और फीमेल वोकलाइजेशन पुरानी शर्मीली औरत वाली इमेज को ध्वस्त करती है। हम जानेंगे कि कैसे 10,000 साल पहले शुरू हुई फार्मिंग ने हमसे हमारी आज़ादी छीन ली और हमें जेलसी, वॉर और न्यूक्लियर फैमिलीज के बोझ तले दबा दिया। हम अमेज़न और अफ्रीका के उन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे जहां आज भी पैटर्निटी यानी बाप कौन है इसकी चिंता नहीं की जाती और पूरा ग्रुप मिलकर बच्चे पालता है। तो आइए इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं। हम एप्स से आए नहीं हैं, हम खुद ही एप्स हैं। साइंटिफिक और फैक्चुअल दोनों तरह से होमो सेपियंस ग्रेट एप्स की ही एक स्पीसीज है, जैसे चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ला और ओरेंगुटान। सिर्फ 5 मिलियन साल पहले हमारा कॉमन एंसेस्टर था, जो इवोल्यूशन के हिसाब से कल या परसों जैसा ही है। आज के प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमंस और बाकी एप्स के बीच जो लाइन खींची गई है वो काफ़ी आर्टिफिशियल है। अगर हम नेचर से ऊपर हैं भी तो बस उतना ही जैसे एक सर्फर समंदर के ऊपर होता है, गिरना कभी भी हो सकता है। वेस्टर्न कल्चर ने हमें सिखाया कि ह्यूमंस स्पेशल है, नेचर से अलग और ऊपर है। एनिमल नेचर को गंदा, शर्मनाक या डेंजरस बताया गया। कभी नेचर को छुपाने लायक माना गया, कभी उसे फरिश्ता जैसा आइडियल बना दिया गया। दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं। रियलिटी ये है कि हमारे इनर एनिमल नेचर हमेशा हमारे साथ रहता है। हम बोनोबोज और चिम्प्स जैसे ही हाइपरसेक्सुअल एंसेस्टर से आए हैं, इसलिए ह्यूमन सेक्सुअलिटी को समझने के लिए ये मानना जरूरी है। लाइफ टाइम मोनोगमी का आइडिया एक गलत कहानी पर टिका हुआ है। असली ह्यूमन सेक्सुअलिटी की कहानी इतनी अनकंफर्टेबल थी कि पिछले कई 100 सालों से उसे दबाया गया। रिलीजन ने चुप करवाया, डॉक्टर्स ने बीमारी बना दिया, साइंटिस्ट ने इग्नोर किया और थेरेपिस्ट ने मोरल लेक्चर में छुपा दिया। आज की सेक्सुअलिटी के बीच एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। इस इग्नोरेंस का नुकसान ये हुआ कि आधी शादियां सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, इनफिडेलिटी, कंफ्यूजन और शेम में डूब रही हैं। सीरियल मोनोगमी एक फेलियर के आइलैंड जैसी लगती है। जो कपल साथ रहते भी हैं उनमें से कई अपनी इरोटिक लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ स्टेबिलिटी, कंपेनियनशिप और इमोशनल इंटिमेसी के लिए। सवाल यह है कि क्या इन चीजों की कीमत डिजायर की मौत होनी ही चाहिए? मैरिज को अक्सर सेक्सुअल लाइफ के एंड के रूप में देखा जाता है। मेन खुद को बॉल एंड चेन में बंधा हुआ फील करते हैं और वुमेन भी सफर करती हैं। कौन सी औरत चाहेगी कि उसका पार्टनर उससे प्यार करते हुए भी ट्रैप्ड महसूस करे? कौन सी औरत पूरी जिंदगी सिर्फ एक औरत होने के लिए माफी मांगे? डेटा दिखाता है कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। अमेरिका में लगभग 42% वुमेन सेक्सुअल डिसफंक्शन से जूझ रही हैं। वायग्रा रिकॉर्ड तोड़ बिक रही है और पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया भर में $बिलियन कमा रही है। अमेरिका में लोग स्ट्रिप क्लब्स पर ब्रॉडवे और ओपेरा से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। यह सब दिखाता है कि ह्यूमन सेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रखते हैं, चाहे ऑफिशियली उसे डिनाई किया जाए। पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स पब्लिकली फैमिली वैल्यूज का सपोर्ट करते हैं, पर प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल उल्टा करते पकड़े जाते हैं। सेक्सुअल डिनायल का सिस्टम फेल हो चुका है। कैथोलिक चर्च के सेक्सुअल एब्यूज केसेस, बच्चों के साथ हुए क्राइम्स और उनके कॉम्पनसेशन नंबर्स इस बात का सबूत है। सदियों पहले प्रीस्ट्स पर सेक्स बैन करना एक बड़ी गलती थी, जिसका मोरल डेट
आज तक चुकाया नहीं गया। जैसे गलीलियो को इंक्विजिशन ने गलत बोलने पर मजबूर किया और बाद में चर्च ने माना कि वो सही था, वैसे ही सेक्सुअलिटी के मामले में भी एक वेल इंटेंशन्ड इंक्विजिशन चल रहा है। ये पुरानी कहानी हमें कंफर्ट देती है कि हम स्पेशल हैं, पर सच्चाई से दूर रखती है। जैसे अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर मान लिया गया था, वैसे ही मोनोगेमस न्यूक्लियर फैमिली को ह्यूमन सेक्सुअलिटी का सेंटर माना गया। आज हम सेक्सुअल लिबरेशन की बात करते हैं, पर असली फीलिंग्स और बताई हुई फीलिंग्स के बीच का गैप बहुत बड़ा है। इसी गैप से कंफ्यूजन, डिससेटिस्फैक्शन और सफरिंग पैदा होती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, डिजायर क्यों खत्म होती है, डाइवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज क्यों बढ़ रही हैं, मेन और वुमेन एक दूसरे से इतने अलग क्यों लगते हैं जैसे अलग प्लैनेट्स के हों। सोसाइटी ने इस क्राइसिस का जवाब मेडिसिन्स, थेरेपी इंडस्ट्री, सेक्स टिप्स, पिल्स और मैगजीन से देने की कोशिश की। कैंडल्स, नए पोजेज, पिल्स, लेबल्स सब ट्राई हुए। अगर काम न करे तो कहा जाता है तुम में ही कुछ प्रॉब्लम है। ये सब भी एक तरह की वेल इंटेंशन्ड इंक्विजिशन ही है। सेक्सुअल हाइपोक्रेसी सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है। बड़ी कॉरपोरेशंस पब्लिकली कंजर्वेटिव वैल्यूज दिखाती हैं और प्राइवेट में पॉर्न से पैसा कमाती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन तब समझ आता है जब हम माने कि ट्रेडिशनल सेक्सुअलिटी मॉडल गलत है। अगर मोनोगेमी ही नेचुरल होती तो ये सब इतना मेसी नहीं होता। हमें अपने आप को नए तरीके से समझने की जरूरत है, रिलीजन या फैंटेसी पर नहीं बल्कि साइंटिफिक डेटा पर। हम अपने इरोटिक नेचर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बायोलॉजी और मिलियंस ऑफ साल की इवोल्यूशन एक तरफ है और कल्चर, पॉलिटिक्स और रिलीजन दूसरी तरफ। इस बुक में आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस छोटे ग्रुप्स में रहते थे जहां लगभग सब कुछ शेयर होता था, फूड, शेल्टर, चाइल्ड केयर और सेक्स भी। ये नहीं कहा जा रहा कि प्यार नहीं था या सब हिप्पी थे, बल्कि ये कि लव और सेक्स का रिलेशन आज गलत तरह से समझा जा रहा है। कैजुअल सेक्सुअलिटी नॉर्मल थी, प्यार के साथ भी और बिना प्यार के भी। प्री हिस्ट्री का सेक्स कैसे पता? डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्राइमेट्स का बिहेवियर, ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमिकल क्लूज, पॉर्न, फैंटेसीज और सेक्सुअल डिजायर्स सब मिलकर स्टोरी बताते हैं। स्टैंडर्ड नैरेटिव कहता है कि बॉय गर्ल मिलते हैं, अपने नीड्स चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म पेयर बॉन्ड बनाते हैं, फिर जेलसी और इनफिडिलिटी के पैटर्न्स चलते हैं। ये पैटर्न्स मॉडर्न वर्ल्ड में दिखते हैं, पर ये ह्यूमन नेचर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के बाद के सोशल कंडीशंस का रिजल्ट है। वेल्थ प्रिफरिंग वुमेन का बिहेवियर भी इननेट नहीं है, बल्कि उस दुनिया का एडेप्टेशन है जहां मेन रिसोर्सेस कंट्रोल करते हैं। एग्रीकल्चर से पहले वुमेन और मेन दोनों के पास सर्वाइवल के रिसोर्सेस होते थे। फार्मिंग ने हायरार्की, प्राइवेट प्रॉपर्टी और वुमेन के स्टेटस में बड़ी गिरावट लाई। ह्यूमन स्पीसीज का सिर्फ 5% टाइम एग्रीकल्चर के साथ गुजरा है, बाकी 95% टाइम हम फॉरेजर्स थे, जहां शेयरिंग और इगैलिटेरियनिज्म कॉमन था। ये नॉबल होने का साइन नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। एविडेंस बताता है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के पास एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनरशिप्स होते थे जो कैजुअल होते हुए भी मीनिंगफुल थे और कम्युनिटी बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करते थे। ये पैटर्न आज भी हमारे बॉडीज, फैंटेसीज और डिजायर्स में दिखाई देते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग से ये सवालों के जवाब मिलते हैं कि फिडेलिटी मुश्किल क्यों है, पैशन क्यों फेड होती है, वुमेन मल्टी ऑर्गेज्मिक क्यों होती है, जेलसी नेचुरल क्यों है और ह्यूमन एनाटॉमी ऐसी क्यों है जैसी है। कई मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर्स होमो इरेक्टस गोरिल्ला जैसे सिस्टम से शिफ्ट हुए जहां एक अल्फा मेल सारे फीमेल्स पर कंट्रोल रखता था। लेकिन फिर ऐसा सिस्टम आया जहां ज्यादातर मेल्स को फीमेल्स के साथ सेक्स का मौका मिलने लगा। इस बात पर एक्सपर्ट्स एग्री हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहानी यहां गलत हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि यहीं से मोनोगमी या पॉलीगिनी यानी एक आदमी एक या कई औरत स्टार्ट हुई।
लेकिन जब हम देखते हैं कि एक ही वक्त पर मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स यानी प्रॉमिस्क्यूटी प्री हिस्ट्री में कॉमन थी, तो स्टैंडर्ड लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, बस मोरल रीजंस की वजह से। एविडेंस देखें तो हर जगह दिखाई देता है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज छोटे, इक्वल, सब कुछ शेयर करने वाले ग्रुप्स थे। बोट्सवाना के कुंग सान हो, ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिन्स या अमेजोन के ट्राइब्स, सबका लाइफ स्टाइल एक जैसा था। इन ग्रुप्स में शेयरिंग सिर्फ इनकरेज नहीं, मैंडेटरी थी। कोई अगर खाना छुपाता या अकेले रखता तो उसको शर्मनाक माना जाता था। मीट भी इक्वली बांटा जाता था। दूसरे के बच्चे को भी फीड करते, कोई प्राइवेसी नहीं थी, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते। प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ग्रुप वेलफेयर म्यूचुअल डिपेंडेंस में था। ये कोई नाटक या हिप्पी फैंटेसी नहीं, बल्कि रियल है। स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि फॉरेजर्स का सिस्टम इगैलिटेरियन ही था और ये कंपलसरी शेयरिंग रिस्क सब पर बांटने का सबसे अच्छा तरीका था। हम मानते हैं कि ये शेयरिंग सेक्स तक भी एक्सटेंड होती थी। रिसर्च, प्राइमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी सब यही बताते हैं। हमारे एंसेस्टर्स छोटे बैंड्स में रहते थे जहां एडल्ट्स के एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते थे। ये पैटर्न एग्रीकल्चर आने तक चलता रहा। साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ कई ट्रैवलर्स, मिशनरीज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी लिखा है कि प्री एग्रीकल्चर सोसाइटीज में ओपन सेक्सुअलिटी, ऑर्गी जैसे रिचुअल्स, मेट शेयरिंग, बिना गिल्ट शेम के सेक्स होता था। अगर आप चिम्स और बोनोबोस को देखें तो फीमेल चिम्स हर दिन मल्टीपल मेल्स के साथ सेक्स करती हैं। बोनोबोस में ग्रुप सेक्स होता है जो सबको रिलेटेड रखता है, सोशल नेटवर्क स्ट्रांग करता है। आज भी ह्यूमन पॉर्न प्रेफरेंसेस, मोनोगमी में स्ट्रगल, ये सब हमारे अंदर के एंसेस्टर्स की याद हैं। हमारी बॉडीज भी यही कहानी बताती है। ह्यूमन मेल्स के टेस्टिकल्स इतने बड़े हैं कि मोनोगमस स्पीसीज में जरूरत ही नहीं होती। पेनिस भी सब प्राइमेट से लंबा, मोटा है, ऑर्गेज्म जल्दी आ जाता है, और वुमेन के ब्रेस्ट भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतने बड़े नहीं होने चाहिए। उनके लाउड सेक्स साउंड और उनका मल्टी ऑर्गेज्मिक होना सब दिखाता है कि प्री हिस्टोरिक प्रोमिस्क्यूटी रियलिटी थी। ये सब पॉइंट्स स्टैंडर्ड कहानी को चैलेंज करते हैं। एग्रीकल्चर आने के बाद सब लोग एक जगह बसने लगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई। अब जरूरी हो गया पता हो कि किसकी जमीन कहाँ खत्म होती है, किसकी बीवी कौन है, कौन से रिसोर्सेस किसके हैं। 10th कमांडमेंट भी देखिए, नेबर की बीवी, घर, सब कुछ कोवेट में करने को कहता है। एग्रीकल्चर से पहले वुमेन रिस्पेक्टेड सेंट्रल रोल में थी, लेकिन फार्मिंग के बाद वुमेन भी एक पोजीशन बन गई, जैसे घर, स्लेव्स, एनिमल्स। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे स्टेटस, पावर, सोसाइटी, फैमिली, गॉड्स, वॉर्स, लाइफ क्वालिटी सब कुछ बदल गया। सेक्स के रूल्स भी। आर्कियोलॉजिस्ट टिमोथी टेलर कहते हैं कि हंटर गैदरर्स का सेक्स शेयरिंग पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर ने इसे रिप्रेसिव, होमोफोबिक और सिर्फ रिप्रोडक्शन तक सीमित कर दिया। फार्मर्स ने वाइल्ड नेचर से डर के उसे खत्म करने की कोशिश की। अब लैंड पोजेस हो सकती थी, बेची जा सकती थी, फ्यूचर जेनरेशंस को मिल सकती थी। फूड को उगाना, स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, आर्मी रखना सब जरूरी हो गया। पैटर्निटी यानी कौन फादर है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया पहली बार। लेकिन स्टैंडर्ड नैरेटिव कहती है कि पैटर्निटी हमेशा से इंपॉर्टेंट थी। पर एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे सोसाइटीज भी मिलती हैं जहां बायोलॉजिकल पैटर्निटी की कोई वैल्यू ही नहीं थी और वहां मेन फीमेल फिडेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ते। फूड का एग्जाम्पल लीजिए। जो हमें डिस्गस्टिंग लगता है वो सिर्फ हमारी कल्चर की वजह से है और कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में लोग इंसेक्ट्स खाते हैं। ब्रिटिश समझते थे कि ये लोग भूखे हैं, लेकिन असल में वो हेल्दी और सेटिस्फाइड होते थे। बेकन एग ब्रेकफास्ट भी एक मार्केटिंग आइडिया था। बग्स खाने में ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिशन है, लेकिन हम सिर्फ सोच के ही डिस्गस्ट हो जाते हैं। सारे एंथ्रोपॉड्स, श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर भी वैसे ही हैं जैसे ग्रास हॉपर। हर कल्चर अपनी चीजें नेचुरली सही या गलत मानती है,
पर असली में सब कुछ कल्चर का प्रोग्रामिंग है। FDA भी इंसेक्ट्स के कुछ पार्ट्स स्पाइस में अलाउ करता है। अमेरिकन्स अननोइंगली 1-2 पाउंड इंसेक्ट साल में खा लेते हैं। मतलब जो नेचुरल लगता है वो कल्चर का प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल ट्रूथ नहीं। हमारे बिलीव्स, नॉर्मल या नेचुरल की डिफिनीशन सब कल्चर के हिसाब से बनते हैं। माइथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि अपने ट्राइब की सोच से निकलना जरूरी है, वरना हम गलत एजम्पशंस को ही सही मानते रहेंगे। अथॉरिटीज कहती हैं कि जेलसी या कमिटमेंट नेचुरल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वुमेन इंटीमेसी के लिए कमिटमेंट चाहती हैं, लेकिन ये सब बस फीलिंग्स और कल्चरल प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है, 100% बायोलॉजी नहीं। ह्यूमन कुछ इंस्टिंक्ट्स लेके आते हैं, पर जो फील होता है वो कल्चर से भी आता है। ह्यूमन नेचर पर लिखी बुक्स मोस्टली डार्क साइड को हाईलाइट करती हैं, मर्डर, जेलसी, वायलेंस। लेकिन क्या ये सच में पास्ट का सही रिफ्लेक्शन है या सिर्फ आज की सोच का प्रोजेक्शन है? हम आगे बात करेंगे कि हमारी मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है और दिखाएंगे कि ज्यादा मैरिजेस में डिसफंक्शन किसी की गलती नहीं है। कई इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स गलत अजम्पशंस पे मॉडल बना रहे हैं। उनको रिजल्ट्स प्री कंसीव्ड आइडियाज में फिट करने की आदत है, ना कि सच में पजल सॉल्व करने की। एक पत्ते से कई चीजें छुप सकती हैं, लेकिन ह्यूमन इरेक्शन नहीं। जो स्टैंडर्ड कहानी है ह्यूमन सेक्सुअलिटी की, वो कहती है कि मेन और वुमेन काम के मामले में एक दूसरे के खिलाफ एक जेनेटिक लड़ाई लड़ते हैं। मेन अपना स्पर्म जितना हो सके फैलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ फीमेल्स को कंट्रोल करना भी चाहते हैं ताकि अपने बच्चों का सर्टेनिटी मिले। वुमेन अपने लिमिटेड एक्स को सिर्फ वर्दी पार्टनर्स के लिए बचाती हैं, पर जब उनको एक प्रोवाइडर हस्बैंड मिल जाता है तो ओव्यूलेशन के टाइम कभी कभी सीक्रेटली जेनेटिकली स्ट्रांग मेल्स के साथ भी सेक्स करती हैं। ये सब चीजें डार्विन की नैरेटिव में भी शामिल हैं और आज भी साइंस में ऐसे ही बताया जाता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, चीटिंग और डर्टी जीन्स की बात होती है। लोग कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक समय में अगर कोई औरत सिंगल मदर होती तो सरवाइव नहीं कर पाती, इसलिए वुमेन हमेशा चूजी थी और मेन सिर्फ अपनी जीन्स फैलाने में बिजी। ये कहानी जेलसी, डबल स्टैंडर्ड्स और कमिटमेंट को भी नेचुरल बताती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो टाइडी पैकेज मिल रहा है वो शायद गलत भी हो सकता है। डार्विन के रिसर्च के टाइम पे प्री हिस्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी मालूम नहीं था, सब ब्लैंक था। उस समय रिलीजियस आइडियाज साइंस पर छाए हुए थे और प्राइमेट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए डार्विन की थियरीज में कई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। डार्विन ने हॉब्स की गलत सोच मान ली कि पुराने जमाने में ह्यूमंस की जिंदगी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट थी। इस गलत इमेज की वजह से आज भी लोग केवमैन को क्लब लेकर औरतों को घसीटते हुए इमेजिन करते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और थी। माल्थस की पॉपुलेशन और पॉवर्टी वाली सोच भी डार्विन ने अपना ली, जिसे लगता है कि पहले लोग बहुत सफर करते थे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज भी थियरीज में घुसी हुई हैं। डार्विन ने भी ये सोचा कि प्रिमिवल मैन एक ग्रुप में रहता था, जहां जितनी वाइफ सपोर्ट कर सके उतनी रखता था और उनको बाकी आदमियों से बचा कर रखता था। आज भी कुछ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट बस आज की सोसाइटी देखकर पुराने टाइम के कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। जैसे स्टीवन पिंकर कहते हैं कि हर जगह सेक्स डर्टी है, टबूज है, जेलसी है, पर आगे देखेंगे कि हर रूल के एक्सेप्शंस भी हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन में वुमेन को एंजल्स जैसा माना जाता था, पर प्रोस्टिट्यूशंस भी खुलेआम थी। मैन अपनी लस्ट प्रोस्टिट्यूट्स के साथ पूरा करते थे ताकि रिस्पेक्टेबल वुमेन सेफ रहें। मोनोगमी को बचाने के लिए 80,000 प्रोस्टिट्यूट्स लंदन में थी। डार्विन भी अपने टाइम के इरोटोफोबिया से अफेक्टेड थे। उनकी बेटी एटी तो उनके बुक से सेक्सुअल कंटेंट्स हटा देती थी और पेनिस जैसे दिखने वाले मशरूम्स को भी जंगल में से ढूंढ कर जलाती थी। डार्विन के लिए मैरिज एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था। प्रोज और कॉन्स लिखते थे, जैसे फ्रीडम वर्सेस कंपेनियन, लेकिन उनकी लाइफ में भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस कम थी, सिर्फ अपनी वाइफ एमा, जो उनकी कजिन भी थी, उनके साथ।
डार्विन दुनिया घूमे लेकिन कभी उस एडवेंचर में नहीं पड़े जो दूसरे सेलर्स करते थे। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि साइंटिस्ट अक्सर अपने आज के एक्सपीरियंस को प्री हिस्ट्री पे प्रोजेक्ट करते हैं। इसको ही फ्लिंटस्टोनाइजेशन बोला गया है, जिसमें प्रेजेंट की सोच को पास्ट पे चिपका देते हैं। इस प्रोसेस के इंटेलेक्चुअल्स दादा दादी हैं। हॉब्स सब कुछ खराब था, रूसो कहते हैं कि सब कुछ प्योर था, माल्थुस कहते हैं कि पॉवर्टी नेचुरल है। इन सब की सोच डार्विन में घुस गई और आज भी थियरीज में है। साइंस के सीरियस टोन में मिथ छुपा होता है। यह मिथ कहता है कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी एक सर्टेन नैरेटिव फॉलो करती है, जैसे मोनोगमी नेचुरल है, मेल जेलसी नेचुरल है, वुमेन की ओवुलेशन हिडन है, वुमेन डिसेप्टिव हैं, मेन कुछ भी देखकर अराउज्ड हो जाते हैं। पर यह सब एक गलत स्टोरी है जो फिर भी सब जगह चल रही है, जैसे एडम ईव की कहानी। डार्विन ने इवोल्यूशन के दो तरीके बताए, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन लोग गलती से सोचते हैं कि इवोल्यूशन इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, जबकि असल में यह सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन है। जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसके जीन्स अगले जनरेशन में जाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बदल जाए तो एडवांटेज भी जीरो हो जाती है। डार्विन के दादा एरेस्मस भी इवोल्यूशन की बात करते थे, पर मैकेनिज्म डार्विन ने बताया। ये कैसे होता है, कैसे एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके नए ट्रेट्स आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कहानी है ह्यूमन सेक्सुअलिटी की, वो गलत और डेंजरस है, क्योंकि वो सबको एक झूठी फिट बैठाती ड्रेस पहनाती है। हमें मिथ्स और फैक्ट्स को अलग करना सीखना होगा, वरना हम गलत सोच लेकर ही जीते रहेंगे। इवोल्यूशनरी थियरी पहले बॉडीज समझने के लिए यूज होती थी, जैसे कान कहाँ हैं, आंखें कहाँ हैं, बर्ड्स के कान क्यों दिखते नहीं, इटीसी। डार्विन के टाइम से ही ये चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं। फिर 1975 में ईओ विल्सन ने सोशियोबायोलॉजी नाम की बुक में कहा कि इवोल्यूशन सिर्फ बॉडी नहीं, बिहेवियर को भी समझा सकता है। मतलब लव, जेलसी, वॉर, रेप, एल्ट्रुइज्म सब कुछ इवोल्यूशन से समझा जा सकता है। बाद में ये अप्रोच को इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहा गया। विल्सन ने कहा कि अगर हम माइंड को और ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हैं तो इवोल्यूशनरी थियरी सबसे जरूरी है, बिना उसके हम सिर्फ सरफेस पे ही समझ पाएंगे। जैसे जैसे सोशियोबायोलॉजी और ऑन ह्यूमन नेचर आई, साइंटिस्ट ने बर्ड्स के फेदर्स और फर से आगे बढ़ के ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर पर रिसर्च शुरू कर दी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का जन्म हुआ, लेकिन यह बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि लोगों को लगा कि इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि थॉट्स और फीलिंग्स भी जीन से फिक्स हैं, बिल्कुल बॉडी के शेप की तरह, और बदले नहीं जा सकते। रिसर्च ने ज्यादा फोकस मेन और वुमेन के डिफरेंसेस पर कर दिया, जैसे दोनों की अलग रिप्रोडक्टिव एजेंडाज हैं। क्रिटिक्स ने इसमें सेक्सिज्म और रेसिज्म की स्मेल महसूस की और कहा कि यह पुराने जमाने की जैसे स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई कर सकता है। विल्सन ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ जीन्स ही डिसाइड करते हैं, सिर्फ ये कहा कि इवॉल्व्ड टेंडेंसीज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन डिबेट्स ने इस पॉइंट को धुंधला कर दिया। कुछ सोशल साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ह्यूमंस ब्लैंक स्लेट हैं, बस कल्चर से शेप होते हैं। दूसरी साइड वाले कहते थे कि सब कुछ जेनेटिक्स है। सही सच तो इन दोनों के बीच में है। आज भी कई इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के लोग कहते हैं कि ह्यूमन नेचर ही है कि हम दूसरे पर वॉर करें, स्पाउस को चीट करें, स्टेप चिल्ड्रन को अब्यूज करें, रेप भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, मैरिज भी स्ट्रगल है। रोमांटिक लव बस एक केमिकल है जो बच्चे पैदा करवाने में हेल्प करता है। पेरेंटल लव इसलिए है कि बच्चे पल सकें। ये सब नैरेटिव हर चीज को सेल्फ इंटरेस्ट में घुमाता है, लेकिन सब साइंटिस्ट ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग इन व्यूज को एग्री नहीं करते या कुछ पॉइंट्स पे डिफर करते हैं। एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बार बार कहती है कि वुमेन चूजी और रिजर्व्ड होती हैं, मेन इंप्रेस करने के लिए पैसा, कार, पावर दिखाते हैं, और वुमेन सिर्फ रिलेशनशिप की सिक्योरिटी चाहती हैं, प्लेजर नहीं। डार्विन भी यही मानते थे। यह सोचा जाता है कि अगर वुमेन भी मेन की तरह सेक्सुअल होती तो सोसाइटी टूट जाती, इसलिए
लकीली वुमेन में सेक्सुअल फीलिंग्स कम होती हैं। लेकिन रियलिटी में हर सोसाइटी में मेन फीमेल लिबिडो को कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, विच बर्निंग्स, चेस्टिटी बेल्ट्स, कॉर्सेट्स, स्लट शेमिंग, हिस्टीरिया या सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने पर पनिशमेंट। सवाल है, जब फीमेल सेक्सुअलिटी सपोजिडली कमजोर है तो इतनी स्ट्रिक्ट पुलिसिंग क्यों? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी की। तेरेसियस नाम का आदमी, जो एक टाइम पे वुमेन भी बन गया था, उसे ज़्यूस और हेरा ने पूछा कि सेक्स का ज्यादा मजा किस जेंडर को मिलता है। उसने कहा वुमेन को 9 गुना ज्यादा मजा आता है। हेरा नाराज हुई, उसको अंधा कर दिया। इस तरह पुराने जमाने के डॉक्टर्स पीटर ऑफ स्पेन ने कहा कि वुमेन को प्लेजर क्वांटिटी में ज्यादा मिलता है, लेकिन मेन का प्लेजर क्वालिटी में ज्यादा है। यह हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर सच में वुमेन को भी सेक्स उतना या उससे ज्यादा पसंद है तो पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। शायद डार्विन गलत थे और विक्टोरियन सोच में अटके हुए थे। हो सकता है कि दोनों जेंडर को ही अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये वॉर ऑफ द सेक्सेस बस एक डाइवर्जन है। आज भी हमें बार बार ये सिखाया जाता है कि शादी, फीमेल शाइनेस और लाइफ लॉन्ग मोनोगमी ही नेचुरल है। इस नैरेटिव की वजह से कपल्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। सोसाइटी में जो रोमांटिक लव फॉर लाइफ का प्रेशर है उसका एविडेंस कमजोर है, लेकिन हर जगह प्रमोट किया जाता है। अमेरिका में रिसर्च कहती है कि सबसे ज्यादा पार्टनर चेंज और फैमिली फ्लक्स यही है, फिर भी कोई सच का सामना नहीं करता। जब कभी मीडिया में कोई पॉलिटिशियन चीटिंग में पकड़ा जाता है तब भी लोग ऑकवर्ड फील करते हैं और डिस्कस नहीं करते कि असली प्रॉब्लम क्या है। क्या पैशनलेस लाइफ जीनी चाहिए या रिलेशनशिप तोड़ देनी चाहिए? लोग जवाब नहीं देते। डार्विन की कॉय फीमेल वाली सोच का बेस था सेक्सुअल सिलेक्शन। फीमेल को ऑफस्प्रिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था, इसलिए वो सिलेक्ट करते टाइम स्लो होती है, जबकि मेल सबसे पहले मेटिंग करने के लिए रेडी रहता है। इसलिए इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि मेन और वुमेन की मेटिंग अप्रोच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाली है। मेन कम्पीट करते हैं, वुमेन चूज करती हैं और विनर मेल को फीमेल मिलती है। डार्विन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रोमिस्कुअस सेक्स रेयर था, पर लेविस हेनरी मॉर्गन नाम के स्कॉलर ने डिसएग्री किया। मॉर्गन, जो एक रेल रोड लॉयर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सेनेका ट्राइब के मेंबर बने थे। मॉर्गन ने स्टडी किया कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ और उन्होंने कहा कि प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में ग्रुप मैरिज यानी पॉलीजिनी या पॉलीएंड्री यानी मल्टीपल हस्बैंड्स और मल्टीपल वाइफ्स नॉर्मल थी। डार्विन ने भी मान लिया कि ऑलमोस्ट प्रोमिस्कुअस इंटरकोर्स वाज वंस एक्सट्रीमली कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज तो और भी ज्यादा एविडेंस मिल चुका है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में नॉन एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिलेशंस कॉमन थे। यहाँ प्रोमिस्कुअस का मतलब है टू मिक्स यानी मल्टीपल ऑन गोइंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, न कि रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ सेक्स। फॉरेजर ग्रुप्स बहुत छोटे होते थे, 100-150 लोग, सब एक दूसरे को पर्सनली जानते थे, तो उनके लिए ये चीज नॉर्मल थी, कोई रेबेलियन नहीं। इसलिए जब हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की तो ये उन सोसाइटीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हम अपने कल्चर के हिसाब से जज न करें। प्राइमेट सेक्सुअलिटी के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि चिम्स, बोनोबोज में भी ऐसा ही होता है। ये इनडिस्क्रिमिनेट नहीं है, पर सोशल, किनशिप, प्रेफरेंसेस सबका रोल है। मतलब अगर प्रोमिस्क्विटी का मतलब ऑन गोइंग नॉन एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिलेशंस हैं तो हमारे एंसेस्टर्स आज के लोगों से ज्यादा प्रोमिस्कुअस थे, लेकिन रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं। एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी ये है कि जो स्टैंडर्ड कहानी है ह्यूमन सेक्सुअलिटी की वो गलत है। मेन नेचुरली चीटिंग मशीन्स नहीं बने, न ही वुमेन गोल्ड डिगर या धोखेबाज बनने के लिए इवॉल्व हुई। लेकिन बुरी बात यह है कि इवोल्यूशन ने हमें बहुत सेक्सुअल प्राणी बना दिया है, जिसका हम चाहें तो भी पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का बेसिक सेटिंग सेक्सुअल ही है, चाहे हम कितने भी विल पावर, गिल्ट या शर्म लगा लें।
ये अर्जेस रहती ही हैं। अगर हम अपनी नेचुरल सेक्सुअल नेचर को इग्नोर या दबाते हैं तो इसका नुकसान हर इंसान, कपल, फैमिली और पूरी सोसाइटी को होता है। ये नुकसान खुशी में, मेंटल हेल्थ में और रिलेशनशिप्स में दिखते हैं। जितना भी लोगों ने शादी, मोनोगमी और कंट्रोल की कोशिश की, फिर भी डिजायर छिप नहीं पाती। इसलिए समझना जरूरी है कि इंसान सबसे ज्यादा सेक्सुअल क्रिएचर है। यह भी सच है कि मेन और वुमेन का सेक्सुअल एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन प्लेजर दोनों को मिलता है। ज्यादातर वुमेन का सेक्सुअल अराउजल थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक बार मूड बन गया तो वुमेन भी मेन को पीछे छोड़ सकती हैं। मेन ज्यादा लुक्स पे ध्यान देते हैं, वुमेन कैरेक्टर पर, लेकिन हर किसी की बायोलॉजी अलग है। वुमेन को सेक्स के लिए कॉन्टेक्स्ट, रीजन, स्टोरी चाहिए होती है। मेन ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी रेडी हो जाते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की ऑब्जर्वेशंस कुछ जगह सही हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशंस गलत या कंफ्यूजिंग होती हैं। एक्चुअली ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी हैं, जिससे एक नया नैरेटिव बनता है जो ज्यादा आसान, लॉजिकल और नेचुरल लगता है। स्टैंडर्ड नैरेटिव हमारी स्पीसीज को डार्क, नेगेटिव इमेज में दिखाता है, जबकि असल में सच कुछ और ही है। अब स्टैंडर्ड नैरेटिव के 4 मेन पिलर्स को देखते हैं। पहला, फीमेल लिबिडो कमजोर है। दूसरा, मेल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट यानी MPI बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सेक्सुअल जेलेसी और पैटर्निटी, सर्टेनिटी पे ज्यादा फोकस है। और चौथा, एक्सटेंडेड सेक्सुअल रिसेप्टिविटी और कंसील्ड ओवुलेशन। पहला, फीमेल लिबिडो कमजोर है। स्टैंडर्ड कहानी कहती है कि वुमेन सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं होती, सिर्फ मेन को खुश करने के लिए या रिसोर्स लेने के लिए सेक्स करती हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी लिखा था कि फीमेल ज्यादा ईगर नहीं होती, और कई साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, स्टडीज भी यही कहती हैं। फेमस फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी भी कोट की जाती है, जिसमें जब एक लड़की ने लड़कों से पूछा, क्या तुम आज रात मेरे साथ सेक्स करोगे, तो 75% लड़के मान गए, लेकिन कोई भी लड़की रेडी नहीं हुई। इसको प्रूफ माना जाता है कि वुमेन कैजुअल सेक्स नहीं चाहती, जो थियरी को फिट बैठाता है कि वुमेन सेक्स को एक रिसोर्स की तरह यूज करती है। दूसरा, मेल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट यानी MPI। ये थियरी है कि इंसान का मेन गोल अपने जीन्स फ्यूचर में भेजना है, इसलिए सब कुछ इकोनॉमिक गेम जैसा है। इस मॉडल के हिसाब से मेन अपने बच्चों को पैसा, खाना, प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन सिर्फ तब जब वो उनके खुद के बच्चे हों। इसलिए मेन को हमेशा पैटर्निटी का टेंशन रहता है। थियरी कहती है कि हर सोसाइटी में मैरिज और न्यूक्लियर फैमिली नॉर्मल है, और फादर सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जेनेटिक लेगेसी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें बहुत अजम्पशंस हैं, जैसे हर आदमी को पता है कि सेक्स से बच्चे होते हैं, और वो 100% श्योर है कि बच्चा उसका है, जबकि रियल फोरेजर सोसाइटीज में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और शेयरिंग कल्चर रहता है। तीसरा, सेक्सुअल जेलसी और पैटर्निटी सर्टेनिटी। थियरी कहती है कि मेन ज्यादा जेलस होते हैं पार्टनर की सेक्सुअल इनफिडेलिटी से, क्योंकि रिस्क है कि वो किसी और का बच्चा पाल रहे हैं। वुमेन ज्यादा जेलस होती हैं पार्टनर की इमोशनल इनफिडेलिटी से, क्योंकि उनका फियर है कि उनका पार्टनर उनकी हेल्प बंद न कर दे। स्टडीज भी ऐसे ही रिजल्ट्स दिखाती हैं, जैसे डेविड बश के रिसर्च में। थियरी कहती है कि मेन अपनी वाइफ पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन खुद कैजुअल सेक्स ढूंढते हैं। वुमेन कमिटमेंट चाहती हैं, लेकिन कभी कभी जेनेटिकली सुपीरियर मेन के साथ सेक्स भी चाहती हैं, स्पेशली जब फर्टाइल हों। इसको मिक्स्ड स्ट्रेटजी कहा जाता है। दोनों जेंडर अपने अपने हिडन गेम खेल रहे होते हैं। चौथा है एक्सटेंडेड सेक्सुअल रिसेप्टिविटी और कंसील्ड ओवुलेशन। ह्यूमन फीमेल को देखकर पता नहीं चलता कि कब वो फर्टाइल है, अनलाइक दूसरे प्राइमेट्स जिनके जेनिटल्स साइकिल के टाइम बदल जाते हैं। ये कहा जाता है कि वुमेन इसलिए हमेशा सेक्सुअल रिसेप्टिविटी दिखाती है ताकि एक पार्टनर का अटेंशन बना रहे। हेलेन फिशर का मेट गार्डिंग थियरी है ये, या फिर सारा हार्डी की थियरी के हिसाब से मल्टीपल पार्टनर्स कंफ्यूज हो जाएं कि बच्चा किसका है, ताकि सब मिलकर बच्चों की केयर करें और कोई भी उनको मार न दे।
ये दोनों एक्सप्लेनेशंस स्टैंडर्ड मॉडल को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस भी दिखाती हैं। क्योंकि एक तरफ तो मेल्स हमेशा सेक्स ढूंढते हैं, दूसरी तरफ वो एक ही फीमेल के साथ चिपके रहते हैं। तो स्टैंडर्ड नैरेटिव एक बहुत ही नेगेटिव ब्लीक पिक्चर बनाता है, जहां सब अपनी सेल्फिश स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, सब एक दूसरे को धोखा देते हैं और असली लव ट्रस्ट इम्पॉसिबल है। ये कहानी कहती है कि असली में हम सब लायर्स, चीटर्स और मैनिपुलेटर्स हैं, और जो भी लव या फिडेलिटी देख रहे हैं वो सिर्फ कवर अप है हमारे जेनेटिक एजेंडा का। यह है वो स्टैंडर्ड कहानी जो लोगों को हर तरफ सिखाई जाती है, और इसी को चैलेंज करना जरूरी है। इंसान, चिंपैंजी और बोनोबो का डीएनए लगभग एक जैसा है, सिर्फ 1.6% फर्क है। मतलब हम चिंप और बोनोबो से ज्यादा क्लोज हैं और बाकी मंकीज, गोरिल्ला और ओरेंगुटान से काफी दूर। चिम्स और बोनोबो हमारे कजिन्स जैसे हैं, बस 5-6 मिलियन साल पहले हमारी फैमिली उनसे अलग हुई। मोनोगमी सिर्फ गिबन जैसे कुछ एप्स में मिलती हैं, बाकी सब जैसे चिंप, बोनोबो, गोरिल्ला और ओरेंगुटान सब में या तो ग्रुप मीटिंग होती है या पॉलीगनी। लेकिन फिर भी कई साइंटिस्ट ह्यूमंस को मोनोगमस कह के दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। चिम्स का बिहेवियर देखें तो वो पावर हंग्री, वायलेंट और एग्रेसिव दिखते हैं, लड़ते हैं, रेप करते हैं, इन्फेंटिसाइड भी होता है। इसी वजह से किलर एप थियरी बनी। लोग सोचने लगे कि इंसान भी नेचुरली वायलेंट ही है, लेकिन सभी चिंपैंजी ग्रुप से एक जैसे नहीं है। गॉम्बे में चिम्स सेल्फिश और नेपोटिस्टिक हैं, लेकिन ताई फॉरेस्ट में चिम्स अपना मीट सबको शेयर करते हैं, दोस्ती या दुश्मनी नहीं देखते। तो सारी चिम्स एग्रेसिव हैं, ऐसा भी नहीं है, और कैप्टिव चिम्स के बिहेवियर को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ह्यूमन फॉरेजर्स एक्चुअल में बहुत इगैलिटेरियन होते हैं, सब में शेयरिंग का कल्चर है, जबकि चिम्स में ज्यादा हायरार्की होती है। जब भी सोसाइटी में सरप्लस आता है तब हायरार्की, वायलेंस और पावर गेम बढ़ जाते हैं, जैसे चिम्स में होता है। लेकिन प्री हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था, तो नेचुरल ह्यूमन नेचर को समझने के लिए बस चिम्स को देखना सही नहीं है। अब बोनोबो का मॉडल देखते हैं। बोनोबो चिम्स से भी ज्यादा सेक्सुअल हैं। उनका सेक्स रिप्रोडक्शन से अलग सोशल बॉन्डिंग, स्ट्रेस कम करने, दोस्ती बनाने, टेंशन दूर करने के लिए होता है। बोनोबो सोसाइटी फीमेल सेंटर्ड होती हैं, फाइट्स कम होती हैं और हायरार्की फ्लेक्सिबल है। मेल स्टेटस उनकी मम्मी से मिलता है। फीमेल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाती हैं। बोनोबो और ह्यूमन फीमेल्स दोनों पूरे साइकिल में सेक्स कर सकती हैं, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी के टाइम भी। बोनोबो बेबीज चिम्स के बेबीज से ज्यादा लेट सोशलाइज करते हैं, जैसे ह्यूमंस के बच्चे। बोनोबो में ग्रुप सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, फूड शेयरिंग और आई कांटेक्ट ड्यूरिंग सेक्स कॉमन है, जो चिम्स में नहीं मिलता। चिम्स सेक्स मेनली रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, लेकिन बोनोबो और ह्यूमंस सोशल बॉन्डिंग, मस्ती, एंटरटेनमेंट और स्ट्रेस कम करने के लिए भी करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी बोनोबो को ह्यूमन के एंसेस्टर मॉडल के लिए सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि बोनोबो का सेक्सुअल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री लाइफ और मैट्रियार्कल सिस्टम अननेचुरल है। एक्चुअली अगर हम बोनोबो को पहले जानते और चिम्स को बाद में, तो शायद हमारी पुरानी कहानी वायलेंस, वॉर और मेल डोमिनेंस पे नहीं, बल्कि सेक्सुअलिटी, कोऑपरेशन, एम्पैथी पे होती। जैसे फ्रांस डे वॉल ने कहा, हमारी स्पीसीज की सक्सेस का रीजन कोऑपरेशन, शेयरिंग और फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग है, ये चिम्स जैसे एग्रेसिव नेचर नहीं। बोनोबो और ह्यूमंस में कुछ स्पेशल जीन सिमिलैरिटीज हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन का जीन जो ट्रस्ट, लव और सोशल फीलिंग्स बढ़ाता है। चिम्स में ये नहीं मिलता। इसलिए जब हम अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री समझते हैं तो सिर्फ चिम्स को देखना गलत है। बोनोबो का मॉडल ज्यादा क्लोज है। ह्यूमन सोसाइटीज में भी लॉन्ग टर्म मोनोगमी, न्यूक्लियर फैमिली हर जगह नहीं मिलती, बल्कि मिक्स्ड, फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग और शेयरिंग ज्यादा मिलती है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मैरिज या न्यूक्लियर फैमिली नेचुरल है, लेकिन एविडेंस सजेस्ट करता है कि पहले ह्यूमंस भी बोनोबो जैसे ओपन मल्टी पार्टनर सिस्टम फॉलो करते थे। हायरार्की, वायलेंस और स्ट्रिक्ट कंट्रोल एग्रीकल्चर के बाद आए। जो स्टैंडर्ड कहानी है इंसान की
मोनोगमी, जेलसी, सेक्सुअल रिप्रेशन वो एक्चुअली नए ज़माने की इन्वेंशन है, नेचुरल नहीं। तो हमारी नेचर में बोनोबो जैसे सेक्सुअल फ्रीडम, शेयरिंग, एम्पैथी और कोऑपरेशन है। और ये पुरानी थियरी जो सिर्फ वायलेंस, जेलसी और मोनोगमी पे फोकस करती है वो इनकम्प्लीट है। इंसान पहले जंगल, फॉरेस्ट, सवाना या ओपन लैंड में आज़ादी से रहता था। सब कुछ नेचुरली मिल जाता था, खाना, प्यार, दोस्ती, बिना किसी शर्म या महंगाई के। लेकिन जब एग्रीकल्चर आया तो इंसान को अपनी ज़िंदगी को गार्डन जैसे बनाने की कोशिश करनी पड़ी। सब कुछ कंट्रोल, मेहनत और रूल के अकॉर्डिंग होने लगा। पहले जो खुशी, सेक्स और आराम फ्रीली मिलता था वो गिल्ट, शर्म और पनिशमेंट से जुड़ गया। एडम ईव की कहानी में भी असल पनिशमेंट यही है कि हंटर गैदरर लाइफ का कंफर्ट छोड़ के फार्मिंग की मुश्किल लाइफ शुरू हो गई। फॉरेजर्स ने फार्मिंग सीखने में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उन्हें लगता था वाइल्ड लाइफ ही बेस्ट है। ह्यूमन नेचर पे सबको लगता है कि सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन असल में हमारी कल्चर, सोसाइटी और एग्रीकल्चर ने हमारे अंदर की वाइल्ड, नेचुरल फीलिंग्स को दबा दिया है। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी थी उनको भी सोसाइटी ने वीड समझ के निकाल दिया, पर वो बार बार लौट आती हैं। एग्रीकल्चर ने सिर्फ प्लांट्स नहीं, इंसान को भी डोमेस्टिकेट कर दिया है। जो चीज़ें कल्चर के लिए सही हैं जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल के लिए भी सही हो। कभी कभी मेजॉरिटी को नुकसान होता है पर सोसाइटी को फायदा मिलता है। फार्मिंग के बाद इंसान ज्यादा बीमार, कमजोर, वायलेंट और शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला हो गया। यह सब एविडेंस में मिलता है। इंसान का सबसे बड़ा फीचर है सोशल कनेक्शन। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या किसी को सोसाइटी से निकाल देना सबसे बड़ी सजा है। हमारी स्ट्रेंथ ग्रुप में है, इंडिविजुअल पावर या बॉडी में नहीं। इंसान के ब्रेन का बड़ा होना भी इसी वजह से हुआ, बात करने, दोस्ती बनाने, ग्रुप में सरवाइव करने के लिए। हमारी सेक्सुअलिटी भी हाइपर है। इंसान और बोनोबो भी ऐसे हैं जो सेक्स प्लेजर, बॉन्डिंग, दोस्ती या स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। दूसरे एनिमल्स साल में 1 या 2 बार सेक्स करते हैं। ह्यूमंस और बोनोबो हंड्रेड्स या 1000 टाइम्स करते हैं। जहां तक सोशल लाइफ की बात है, प्री एग्रीकल्चर इंसान कभी अकेला नहीं रहता था। सब कुछ ग्रुप का था, सब कुछ शेयर होता था। पर्सनल स्पेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। आज के ज़माने में अकेला रहना या लोनलीनेस असल में अननेचुरल है। अब साउथ अमेरिका के कुछ ट्राइब्स की बात करते हैं। वहां पार्टिबल पैटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब बच्चा एक से ज्यादा आदमियों का हो सकता है। औरत सोचती है कि सीमेन बच्चे को ग्रो करता है, तो जितने अच्छे क्वालिटीज वाले आदमियों से सेक्स करेगी उतना बच्चा स्ट्रांग बनेगा। बच्चों को ज्यादा फादर्स मिलते हैं तो उसकी केयर और सर्वाइवल बढ़ जाती है। यहाँ जेलस होने की जगह लोग एक दूसरे आदमियों का शुक्र मनाते हैं कि उन्होंने भी हेल्प की, क्योंकि अगर असली फादर मर गया तो बाकी लोग बच्चा देख लेंगे। ऐसा सिस्टम सिर्फ जंगल में नहीं, मॉडर्न सोसाइटीज में भी मिलता है। ब्रिटेन में फुटबॉल टीममेट्स लवर्स शेयर करते हैं, जेलसी नहीं दिखाते। इससे ग्रुप यूनिटी बनती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशियो इरोटिक एक्सचेंजेस यानी SEX मतलब सेक्सुअल रिलेशन ग्रुप मेंबर्स में दोस्ती, ऑब्लिगेशन और ट्रस्ट बनाता है। ऐसे नेटवर्क के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर पाता। कई कल्चर्स में स्टिंगी ऑफ वंस जेनिटल्स इंसल्ट है, मतलब सेक्स न देना सोसाइटी का रूल तोड़ना है। तहिती, ट्रोबिरैंड आइलैंड, एंशिएंट ग्रीस, रोम, साउथ पैसिफिक, ब्राजील, सब जगह ऐसे सेक्सुअल फेस्टिवल्स, ग्रुप सेक्स और ओपन सेक्सुअलिटी कॉमन थी। औरतों का सेक्सुअल डिजायर भी बायोलॉजिकल से ज्यादा कल्चरल प्रेशर से दबाया गया है। जब कल्चर अलाउ करता है तो वो भी उतनी ही ईगर होती हैं। प्राइमेट स्टडीज भी बताती हैं कि फीमेल नोवेलिटी और वैरायटी प्रिफर करती हैं। बोनोबो सोसाइटी में भी मेल्स को पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा उसका है। सभी मेल्स मिलकर केयर करते हैं। यही चीज इंसान में भी दिखाई देती है। तो कोई भी ग्रुप लिविंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट नेचुरली मोनोगमस नहीं है, ह्यूमंस भी नहीं। एडल्टरी हर जगह मिलती है, चाहे पनिशमेंट कितनी भी बड़ी हो।
अगर मोनोगमी नेचुरल होती तो इतना कंट्रोल और वायलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी लोग रिस्क लेके एडल्टरी करते हैं। ये प्रूफ है कि ह्यूमन नेचर मोनोगमस नहीं है। नेचर को मैच करने के लिए कभी भी थ्रेट की जरूरत नहीं पड़ती। आज की दुनिया में सबको सेक्स का ऑब्सेशन है, क्योंकि यही एक एडवेंचर बचा है जो कंट्रोल के बाहर है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने इंसान को केज में डाल दिया, तो सेक्सुअलिटी ही एक फील्ड है जहां थोड़ी आज़ादी मिलती है। स्टैंडर्ड नैरेटिव ये कहता है कि पुराने ज़माने में एक औरत को अपने और बच्चे के लिए एक आदमी का मीट और प्रोटेक्शन चाहिए होता था, और बदले में अपनी सेक्सुअल फ्रीडम देनी पड़ती थी ताकि आदमी को यकीन रहे कि बच्चा उसका ही है। मतलब एक तरह का डील, प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर बनने के बदले पैटर्निटी की गारंटी। लेकिन सोचिए, अगर शेयरिंग का सिस्टम होता जहां मीट, प्रोटेक्शन और स्टेटस सब लोग शेयर करते, तो एक आदमी पे पूरा बोझ नहीं होता और बच्चा भी सेफ रहता, क्योंकि ज्यादा आदमी उसमें इंटरेस्ट लेते। जैसे वैम्पायर बैट्स आपस में खाना शेयर करते हैं, वैसे ही इंसान भी पहले रिसोर्सेस और प्यार शेयर करके सरवाइव करते थे। फॉरेजर्स की सोसाइटीज में ये शेयरिंग कंपलसरी थी ताकि सब सरवाइव कर पाते थे। इस शेयरिंग से जेलसी, मेल इनफर्टिलिटी और फाइट का प्रॉब्लम कम हो जाता था। ग्रुप स्ट्रांग बनता था और हर बच्चा को सुरक्षा मिलती थी। बोनोबोस की फीमेल भी सिमिलर हैं ह्यूमंस जैसी। ज्यादा सेक्सुअल अवेलेबिलिटी की वजह से मेल बोनोबोस में फाइट कम होती है, ग्रुप बड़ा हो जाता है और सब में कोऑपरेशन बढ़ जाता है। जब सबको सेक्सुअल चांस मिलता है तो किसी को भी फाइट करने का फायदा नहीं और ग्रुप में शांति रहती है। ह्यूमंस में भी यही एडेप्टेशन था। वुमेन मोस्टली अवेलेबल तो मेल कॉन्फ्लिक्ट कम, ग्रुप बनता था, सब सिक्योर रहते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी सोसाइटी में दोस्ती और ग्रुप यूनिटी बढ़ाती थी, जैसे ब्राजील की मेहिनाकू ट्राइब में देखा गया। कैनेला ट्राइब में पोजीशन को बुरा माना जाता था, शेयरिंग को अच्छा माना जाता था, चाहे वो सामान का हो या अपनी बॉडी का। जब सब अपने पार्टनर्स, रिसोर्सेस और प्यार शेयर करते हैं तो ग्रुप का नेटवर्क स्ट्रांग होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव सेक्स जैसे होमोसेक्सुअलिटी भी सिंपल बॉन्डिंग का एक तरीका है। यह भी एक सोशल ग्लू है। स्पेशल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। जो लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में आदमी को सिर्फ अपने ही बच्चों की चिंता होती थी, वो गलत है। पैटर्निटी सर्टेनिटी तब इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, क्योंकि ग्रुप सबको शेयर करता था। अब मदर्स की बात करें। बहुत सारी ट्राइब्स में बच्चे को सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि कई औरतें दूध पिलाती हैं और सभी को माँ माना जाता है। बच्चे भी हर घर में घुस सकते हैं, सब लोग मिलकर बच्चा संभालते हैं। इससे बच्चा आइसोलेटेड फील नहीं करता, सबको अपना समझता है। मॉडर्न वर्ल्ड में एडॉप्शन, सरोगेट मदर, स्टेप फैमिलीज, स्पर्म डोनेशन, ये सब बता रहे हैं कि फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है और वैसे ही फ्लेक्सिबल हो रहा है जैसे पहले होता था। कई सोसाइटीज में फादर, मदर या चाइल्ड के रिश्तों को नाम से डिफाइन किया जाता है, सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर सबका मिलता है, ना कि सिर्फ एक मम्मी पापा का। यह फ्लूइड पेरेंटिंग सिस्टम हर जगह मिलता है। अफ्रीका, अमेज़न, पॉलिनेशिया, सब जगह लोग अनरिलेटेड बच्चों को भी अपना समझ के पालते हैं। शायद यही रियल नेचुरल फैमिली है, जहां सब मिलजुल के पालते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कोई एंशियंट या ओरिजिनल सिस्टम नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ बच्चा वाली न्यूक्लियर फैमिली इतनी नेचुरल है तो उसको इतना लॉ, रिवॉर्ड और प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? आज भी न्यूक्लियर फैमिलीज कम हो रही हैं, अनमैरिड कपल्स बढ़ रहे हैं, स्टेप फैमिलीज बढ़ रही हैं। फिर भी कई एक्सपर्ट्स इंसिस्ट करते हैं कि हर सोसाइटी में एक ही माँ बाप होता है, पर एविडेंस ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में फॉन्डलिंग हॉस्पिटल्स, इन्फेंटिसाइड और अनवांटेड बच्चों की डेथ भी इसी रिजिडिटी का रिजल्ट है। यानी ये आइडिया कि न्यूक्लियर फैमिली नेचुरल है असल में एक कल्चरल मिथ है। रियल ह्यूमन नेचर थोड़ा ज्यादा ओपन, शेयर्ड और कम्युनल है, जहां सेक्स और प्यार सिर्फ एक कपल तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि ग्रुप में सब शेयर होता है और सबका फायदा होता है। प्यार और लस्ट एक दूसरे से अलग चीजें हैं, लेकिन लोग अक्सर
और एक्सपर्ट्स भी दोनों को मिलाकर देखते हैं। लव और सेक्स, मेटिंग और मैरिज, ये वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए सोसाइटीज में, साइकोलॉजी में, कल्चर में अक्सर लस्ट को लव समझ लिया जाता है, या फिर लस्ट न हो तो सोच लेते हैं कि लव नहीं है। कभी कभी तो एक्सपर्ट्स भी ये गलती करते हैं, जैसे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में, जहाँ मेट, कॉपुलेट, मैरी सब एक ही बात समझ लिए जाते हैं, जबकि हर चीज का अपना मतलब है। जितनी भी मैरिज, मोनोगमी या पेयर बॉन्डिंग की बात होती है, उसमें डेफिनेशंस का कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हर सोसाइटी में मैरिज अलग होती है। कहीं पे एक हट में सोना मैरिज है, कहीं पे सिर्फ हैमॉक शिफ्ट करना डाइवोर्स है, कहीं पे मैरिज सिर्फ एक फेस्टिवल है या टेम्पोरेरी कॉन्ट्रैक्ट। कई जगह मैरिज में वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं या प्री मैरिटल सेक्स होता ही है। कुछ कल्चर्स में मैरिज में सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी या परमानेंस जरूरी नहीं है। मोजाम्बिक में स्टडी हुई तो एक आदमी के 4 एक्टिव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स निकले, वाइफ के अलावा भी। वराव लोग फेस्टिवल में खुले सेक्स करते हैं और इसको पॉजिटिव समझते हैं। सिरियोनो लोगों में भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं, कोई सेरेमनी नहीं, बस हैमॉक साइड में लगा लो, हो गई शादी। इनुइट लोग अपनी वाइफ को गेस्ट के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में सबका साथ जरूरी है। नायार लोग की शादी में सेक्स जरूरी नहीं, डाइवोर्स अलाउड नहीं, और कभी कभी दुल्हन को दूल्हा दोबारा मिलता भी नहीं। इन सब कंफ्यूजन में हम मैरिज वर्ड हर जगह चिपका देते हैं, चाहे मतलब अलग हो, चाहे समझ अलग हो। मीटिंग, मेट, मैरिज, हर चीज का मीनिंग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए जब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मीटिंग स्ट्रेटेजी या मेट सिलेक्शन, तो समझ नहीं आता वो लाइफ लॉन्ग पार्टनर की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक बार वाले अट्रैक्शन की। कन्फर्मेशन बायस भी होता है। साइंटिस्ट वही देखते हैं जो उनको अपने मॉडल में फिट लगता है और अपनी ही सोसाइटी की चीजें यूनिवर्सल मान लेते हैं। बहुत बार शब्द ट्रांसलेट करने से लगता है कि हर जगह मैरिज एक ही चीज है, पर असल में मीनिंग बहुत अलग होता है। हर जगह लोग पेयर ऑफ करते हैं, पर हर पेयरिंग मैरिज नहीं होती, ना ही सब में लव या सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी होती है। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर जगह मैरिज देख लेते हैं, तो असल में वो सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हैं, सोसाइटी का रियल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे। मीटिंग, मैरिज और लव के बारे में डिफिनेशंस का कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसलिए इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और कल्चर में जब ये टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, तो समझना जरूरी है कि हर चीज का मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और रियलिटी अलग हो सकती है। हर सोसाइटी की अपनी सोच है, अपने रूल्स हैं और हर रिश्ता यूनिक है। कई जगह दुनिया में ऐसे कस्टम्स हैं जहां पैटर्निटी यानी बच्चा किस आदमी का है इसकी गारंटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मेलानेशिया के मेरिंड एनिम लोगों में शादी की रात ब्राइड के साथ हस्बैंड के खानदान के कई मर्द सेक्स करते हैं ताकि उसको सीमेन मिले और वो फर्टाइल हो जाए। रोम के पुराने जमाने में भी शादी की शुरुआत ग्रुप सेक्स से होती थी, ताकि चेस्टिटी आने से पहले अनचेस्टिटी हो। अमेज़न के कुलीना लोगों में महिलाएं सुबह सब मर्दों को हंटिंग भेजने जाती हैं और जो सक्सेसफुल होता है उसके साथ रात को सेक्स करती हैं। यहाँ भी पार्टनर का सिलेक्शन खुला है और सब मिलके मीट बांटते हैं, तो सेक्स और शेयरिंग सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसे कई सोसाइटीज में सेक्स और मैरिज का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वन मैन वन वुमेन आइडिया से बहुत अलग है। चीन के मोसुआ लोगों में शादी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वहां हर लड़की को अपना रूम मिलता है जिसमें रात को कोई भी लवर आ सकता है, पर सुबह तक चला जाना चाहिए। कमिटमेंट, जेलसी या फिडेलिटी की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बच्चे माँ के घर में पलते हैं और अंकल लोग, मदर के भाई, जिम्मेदारी लेते हैं। मोसो सोसाइटी में कोई ब्रोकन होम नहीं होता। सब लोग मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं और सबके रिलेशन फ्री और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस हैं। लव, लस्ट और रिलेशनशिप टोटली पर्सनल मैटर है। फैमिली, सोशल प्रेशर या पैट्रियार्की का कोई रोल नहीं। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर सोसाइटी पैट्रियार्की पे बेस है, पर मोसुओ या मिनांग के बाओ जो इंडोनेशिया जैसे कल्चर्स हैं, ये बात गलत साबित करते हैं।
मिनेनकबाउ में प्रॉपर्टी वुमेन के नाम होती है, हस्बैंड वाइफ के घर रहता है और डिसीजन कॉन्सेंसस से होता है, न कि सिर्फ मर्दों या औरतों के रूल से। वहां पे वुमेन की पावर सोशल और इकोनॉमिक दोनों में होती है और जेंडर रिलेशनशिप पे फोकस है, डोमिनेशन पे नहीं। मैट्रियार्कल सोसाइटीज में मर्द भी रिलैक्स्ड और खुश रहते हैं क्योंकि वुमेन का स्टेटस हाई है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। फिर भी दुनिया भर के साइंटिस्ट मोनोगेमी को नेचुरल कहते हैं, जैसे पेंगुइन, स्वान या पेरियोरी वोल का एग्जाम्पल देकर। पर सच ये है कि पेंगुइन्स एक सीजन के लिए ही पार्टनर के साथ रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, और डीएनए टेस्टिंग से पता चला है कि बर्ड्स की मोनोगेमी भी फेक है। बहुत बच्चे एक्चुअल पार्टनर के नहीं होते। प्रेरी वोल भी पेयर बॉन्डेड दिखते हैं, लेकिन सेक्स किसी के साथ भी कर लेते हैं। स्वान्स भी लगभग 90% टाइम मोनोगेमस नहीं होते। ह्यूमन सोसाइटीज में भी मैरिज, मेटिंग, लव ये सब सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। हर कल्चर में अलग मीनिंग है, हर जगह रूल्स और रिलेशनशिप्स अलग हैं। ग्रुप सेक्स, मेट स्वैपिंग, कैजुअल अफेयर्स ये सब उन सोसाइटीज में भी मिलते हैं जहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोनोगेमी क्लेम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई मैरिज टाइप सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब तक हम हर सोसाइटी को उसके खुद के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, मैरिज, पैटर्निटी या मोनोगेमी का असली मतलब समझना मुश्किल है। कई कल्चर्स में जेलसी यानी जलन को नॉर्मल नहीं माना जाता, बल्कि ग्रुप के पीस के लिए उसको कम करने के तरीके निकाले जाते हैं। जैसे कनेला शादी में लड़का लड़की को कहा जाता है कि एक दूसरे के लवर से जेलस मत होना। अलग अलग सोसाइटीज में जैसे सोशियो इरोटिक एक्सचेंजेस का रूल है, जहां किसी के रेगुलर पार्टनर के साथ सेक्स मना है और दूसरे पार्टनर्स के साथ सेक्स अलाउड है। इसका कारण यह है कि ग्रुप के अंदर पॉजिटिवनेस, जलन और लड़ाई न हो, सबका ट्रस्ट बना रहे और सब मिलकर सरवाइव कर सकें। हर सोसाइटी अपने हिसाब से लोगों के नेचर को शेप कर सकती है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो या सेक्सुअल बिहेवियर। जैसे कुछ कल्चर्स में लोग बच्चों के सर को शेप देते हैं या नेक लंबा करते हैं, या सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिचुअल सर्जरी होती है। यह सब नॉर्मल माना जाता है क्योंकि सोसाइटी वैसे सिखाती है। इसी तरह सेक्सुअल जेलेसी भी सोशल ट्रेनिंग से कम या बढ़ सकती है। साइंटिस्ट ने कहा कि मर्द जेलसी फील करते हैं क्योंकि उनको पैटर्निटी की चिंता रहती है कि बच्चा उनका है या नहीं, और औरतें इसलिए जेलस होती हैं क्योंकि उनको रिसोर्सेज की चिंता रहती है। लेकिन ज्यादातर रिसर्च कॉलेज स्टूडेंट्स पर होती है जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की सोच, कल्चर और एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है पूरे ह्यूमैनिटी से। इसलिए ये रिसर्च यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं दिखाती है। जब असली फोरेजर सोसाइटीज देखें तो उनमें जेलसी का मीनिंग अलग है। कुछ जगह जेलसी होती ही नहीं, या फिर सिर्फ तब होती है जब कोई पार्टनर दूसरे लवर को ज्यादा टाइम देता है। जेलसी भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी जैसे चाहे वैसे उसको शेप कर सकती है। कुछ सोसाइटीज में रिचुअल, सेक्स और पार्टनर शेयरिंग ग्रुप बॉन्डिंग के लिए जरूरी है, और जेलसी को चाइल्डिश, बेकार या शेमफुल समझा जाता है। सिरियोनो लोगों के लिए रोमांस या पॉजेसिव लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेक्स बस एक जरूरत है। कैनेला लोग ओपनली वाइफ स्वैपिंग करते हैं, जेलसी नहीं दिखाते बल्कि इनकरेज करते हैं। जहां जेलसी बढ़ाई जाती है वहां भी सोसाइटी ने ही शेप दिया है। वेस्टर्न कल्चर में सॉन्ग्स और मीडिया में ऑब्सेसिवनेस को ट्रू लव दिखाया जाता है, पर असल में ये अनहेल्दी ऑब्सेशन या कंट्रोल होता है, जैसे एवरी ब्रेथ यू टेक सॉन्ग में। जेलसी नेचुरल है या नहीं ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे, कल्चर पे और सिचुएशन पे। जैसे बच्चों के केस में माँ सब बच्चों को प्यार करती है, कोई जीरो सम नहीं, पर सेक्सुअल लव को हमने लिमिटेड रिसोर्स बना दिया है। अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी न हो, सेक्सुअल फ्रीडम और डिग्निटी हो, तो जेलसी खत्म हो सकती है, जैसे मोसुओ या बोनोबो जैसी सोसाइटीज में। ईओ विल्सन ने कहा कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी का असली रोल बॉन्डिंग है, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं। इसलिए स्टैंडर्ड स्टोरी की औरत अपनी सेक्सुअल फ्रीडम एक्सचेंज करती है बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। यह थियरी गलत पड़ती है जब हम
ऐसे कल्चर्स देखते हैं जहां औरतों को ये डील करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी सब सेफ और हैप्पी रहती हैं। इसलिए जेलसी, पोजेसिवनेस और सेक्सुअल कंट्रोल सोसाइटीज का बनाया हुआ है, नेचर का रूल नहीं है। ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर सिर्फ नेचर का रिजल्ट नहीं है, बल्कि उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर प्री हिस्टोरिक जमाने को हॉब्स के शब्दों में याद करते हैं, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट। लेकिन असल में पुराने लोग बहुत सोशल और मिलजुल के रहते थे। अकेलापन उनके लाइफ का हिस्सा नहीं था। अब हम हॉब्स के बाकी क्लेम्स जैसे गरीबी को देखते हैं। इकोनॉमिक्स की सोच, स्पेशली माल्थुस की थियरी, कहती है कि हमेशा ज्यादा लोग और कम खाना होगा, इसलिए हमेशा भूख और गरीबी रहेगी और सब अपनी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। डार्विन को भी माल्थुस की यही सोच ने नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिया। माल्थुस ने कहा कि हर जनरेशन डबल होगी, पर फूड सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि यह सब गलत है। एग्रीकल्चर के आने से पहले ह्यूमन पॉपुलेशन डबल होने में लाखों साल लगते थे, 25 साल नहीं। पुराने लोग इतने ज्यादा नहीं बढ़ते थे जैसे माल्थुस ने सोचा था। हॉब्स, माल्थुस और डार्विन सबने अपने आसपास की गरीबी, भूख और लड़ाई देख के ये मान लिया कि यह हमारे एंशिएंट पास्ट का भी सच है। पर असल में प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड काफी खाली था। लोग इधर उधर आसानी से मूव कर लेते थे जब कहीं रिसोर्सेस कम पड़ते तो। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी, लोग ज्यादातर नोमैडिक थे और नेचर में बहुत ज्यादा फूड और ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसलिए स्ट्रगल या स्टारवेशन परमानेंट पार्ट नहीं था। फॉरेजर्स के बीच प्रॉपर्टी शेयर होती थी, कंपटीशन या पॉवर्टी के सेंस ही नहीं था। पॉवर्टी एक सोशल आइडिया है जो सिविलाइजेशन के आने के बाद आई, पहले नहीं थी। रोसेटो जैसे केसेस दिखाते हैं कि जब कम्युनिटी में इक्वेलिटी और शेयरिंग होती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। जब इनइक्वेलिटी और कंपटीशन आता है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जितने भी एंशिएंट सोसाइटीज देखिए, उनमें लोगों के पास फिजिकल पोजेशंस कम थे, लेकिन वो अपने आप को गरीब नहीं समझते थे। वेल्थ का मतलब था सेटिस्फेक्शन, नेचर से जो मिलता है उसमें खुश रहना, न कि सिर्फ मटेरियल पोजेशंस जमा करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉवर्टी सिविलाइजेशन का इन्वेंशन है। पहले लोग आपस में चीजें शेयर करते थे और मिलजुल के रहते थे, इसलिए सभी की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती थी। जब हम अपनी कल्चरल सोच को हटा के देखें तो समझ आता है कि जो चीजें हमको गरीबी लगती हैं वो उनके लिए वेल्थ थी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे और फ्री थे। इसलिए पुराने लोगों की लाइफ हॉब्स या माल्थुस जैसे लोगों की इमेजिनेशन जैसी नहीं थी। एक्चुअल में प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ काफी रिच थी, रिच इन सोशल कनेक्शन, नेचर की बाउंटी और सेटिस्फैक्शन। रिचर्ड डॉकिंस ने मीम का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे आइडिया ये है कि जैसे जीन्स स्प्रेड होते हैं वैसे ही आइडियाज भी सोसाइटीज में फैलते हैं। प्री हिस्टोरिक जमाने में शेयरिंग और कोऑपरेशन के मीम्स कॉमन थे, पर एग्रीकल्चर के बाद सेल्फिशनेस के मीम ज्यादा चला। लेकिन एडम स्मिथ ने भी कहा था कि इंसान में सिंपैथी और दया भी उतनी ही नेचुरल है जितनी सेल्फ इंटरेस्ट। इकोनॉमिक्स में एक बड़ी गलत सोच ये है कि स्कैर्सिटी बेस्ड यानी कमी पर चलने वाली सोच ह्यूमन नेचर का असली रूप है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जॉन गॉडी कहते हैं कि रेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर सिर्फ मार्केट कैपिटलिज्म की सोच है, ना कि कोई नेचर का लॉ। इकोनॉमिक्स का एक मिथ है, होमो इकोनॉमिकस, यानी वो आदमी जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। ये सोच की जड़ कॉन्टेक्स्ट में है कि हम सब ग्रीडी हैं, पर असल में इंसान में ग्रीड के साथ साथ शेम और जेनरोसिटी भी नेचुरल है। कम्युनिटी यानी एक दूसरे से कनेक्टेड रहना हमेशा इंसान के बीच इंपॉर्टेंट रही है। गेम थियरी का प्रिजनर्स डायलेमा एग्जाम्पल बताता है कि लोग पहले दूसरों को धोखा देना चूज करते हैं, लेकिन टाइम के साथ जब लोग कोऑपरेट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है। एमआरआई स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि जब लोग कोऑपरेट करते हैं तो ब्रेन में रिवॉर्ड सिग्नल्स आते हैं, यानी कोऑपरेशन भी हमारे लिए नेचुरल रिवॉर्ड जैसा है। गैरेट हार्डन की ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स थियरी फेमस है, जिसमें कहा गया कि जब रिसोर्सेस सबके लिए खुले हों
तो लोग सेल्फिश होकर सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन असल में छोटे कम्युनिटीज में लोग आपस में रूल्स बनाकर चीटिंग से बच जाते हैं। नोबेल विनर एलिनोर ऑस्ट्रम ने प्रूव किया कि छोटी कम्युनिटीज अपने रिसोर्सेस को मिलकर मैनेज कर सकती हैं। यह ट्रेजेडी तब होती है जब कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाए और लोग एनोनिमस हो जाएं, जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन डनबर ने कहा कि एक ग्रुप में लगभग 150 लोग तक सब एक दूसरे को पर्सनली जान सकते हैं। उससे ज्यादा होने पर सोशल बॉन्डिंग कम हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी। जैसे ही ग्रुप्स बड़े होते हैं, यानी सब एक दूसरे को नहीं जानते, तो लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यही गलतफहमी कम्युनिज्म में भी है कि लार्ज स्केल पे कम्युनिटी ओनरशिप वर्क करेगी, पर असल में छोटी कम्युनिटी में ही शेयरिंग और अकाउंटेबिलिटी नेचुरल है। लोग सोचते हैं कि हम सबसे बेस्ट टाइम में पैदा हुए हैं, पर यह सोच भी अपने जमाने को दूसरे जमाने से बेटर दिखाने की साइकोलॉजी है। इवोल्यूशन इंप्रूवमेंट नहीं है, बस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होना है। प्री हिस्टोरिक जमाने को हमारे जमाने से नीचे दिखाना या हमेशा दुख दिखाना गलत सोच है। पुराने हंटर गैदरर्स फूड स्टोर नहीं करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखे रहते थे। एंशिएंट बोन्स और टीथ का एनालिसिस बताता है कि स्टारवेशन रेयर थी और एग्रीकल्चर आने के बाद ही ज्यादा बीमारी, मेल न्यूट्रिशन और डेथ बढ़ी है। फॉरेजर्स की डाइट ज्यादा वेरीड और हेल्दी थी और काम भी कम करते थे, बाकी टाइम रेस्ट और सोशलाइजिंग में गुजारते थे। उनकी सोसाइटी में एगैलिटेरियनिज्म था, यानी सब बराबर, कोई लीडर या किंग नहीं था जो नेचुरली सब पे रूल करे। लीडर सिर्फ वही बनते थे जिनके पीछे लोग खुद फॉलो करते थे, न कि किसी पावर से। सेल्फिशनेस के बजाय हंटर गैदरर सोसाइटी में शेयरिंग, कोऑपरेशन और जस्टिस भी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स थे। मैट रिडली भी कहते हैं कि इंसान के दिमाग सेल्फिश जीन ने बनाए हैं, पर सोशल, ट्रस्टवर्दी और कोऑपरेटिव भी बनाए हैं। डॉकिंस भी मानते हैं कि एनिमल्स में अल्ट्रुइज्म, कोऑपरेशन और दयालु बिहेवियर भी होता है, बस वो जीन्स के बेनिफिट के हिसाब से होता है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स का एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि जब पीसफुल और एग्रेसिव मंकीज को मिक्स किया गया तो पीसफुल कल्चर जीत गया। रॉबर्ट सपोल्स्की ने बबून्स पे रिसर्च किया और देखा कि जब सब एग्रेसिव मेल्स मर गए तो बाकी ट्रूप ज्यादा रिलैक्स्ड, कोऑपरेटिव और कम एंग्शियस हो गई और ये कल्चर नए मेल्स में भी ट्रांसफर हो गया। क्रिस्टोफर बोहिम कहते हैं कि फॉरेजर्स अपनी फ्रीडम के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं और लीडर बनने की कोशिश करने वाले फेल हो जाते हैं। प्री हिस्ट्री में भी कंट्रोल करने वाले टिक नहीं पाते थे। सवाल यह है कि क्या हो अगर हमारी हिस्ट्री में हमेशा काफी खाना, लेजर और पीस होता और कंपटीशन और स्कैरसिटी सिर्फ एग्रीकल्चर के बाद आई हो। स्केलेटल एविडेंस दिखाते हैं कि क्रोनिक फूड शॉर्टेजेस एग्रीकल्चर के आने के बाद ही हुई हैं। हंटर गैदरर्स अपना ज्यादा समय खाना, आराम, सोशलाइजिंग में बिताते थे, जैसे आज हम एफ्लुएंट लाइफ समझते हैं। तो असल में इंसान की नेचुरल हिस्ट्री शेयरिंग, कोऑपरेशन और सेटिस्फेक्शन से भरी है। सेल्फिशनेस और स्कैरसिटी की सोच जो आज के इकोनॉमिक्स में कॉमन है, वो एक छोटी माइनॉरिटी व्यू है। अक्सर सब मिलके रहते थे और किसी को भूखा नहीं छोड़ते थे। प्री हिस्टोरिक जमाने के लोग अपनी लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड थे, इसलिए वो सिविलाइज्ड लाइफ में लौटने का शौक नहीं रखते थे। बहुत लोग सोचते हैं कि वॉर यानी जंग इंसान की फितरत में है और पुराने जमाने के लोग हमेशा लड़ते रहते थे। कुछ स्कॉलर्स जैसे स्टीवन पिंकर, जेन गोडाल और नेपोलियन चेगन कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में लगातार जंग होती थी। सब लोग बहुत वायलेंट थे, पर असल में उनका डेटा गलत या मिसलीडिंग है। पिंकर ने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ सोसाइटीज दिखाई जो असली हंटर गैदरर्स नहीं थी। वो या तो फार्मर्स थे या फिर उन पे बाहर का इफेक्ट था, इसलिए वो वैलिड एग्जाम्पल नहीं है। जहां पे एक्चुअल फॉरेजर सोसाइटीज हैं, वहां ऐसी वॉर ज्यादा नहीं मिलती। चिम्स का एग्जाम्पल देके भी कहा जाता है कि इंसान नेचुरली वायलेंट है।
पर बोनोबो जैसी स्पीसीज भी है जो शांति से रहती हैं, पर इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में दिखाया गया है कि ज्यादातर प्राइमेट्स अपना दिन का 1% भी लड़ाई में नहीं बिताते। उनका ज्यादातर समय कोऑपरेशन, ग्रूमिंग या खाना ढूंढने में चला जाता है। जेन गोडाल ने भी पहले चिम्स को पीसफुल पाया था, पर जब ह्यूमंस ने उनको हर दिन कच्चा खाना देना शुरू किया तब उनमें ज्यादा वायलेंस दिखा। मतलब जब रिसोर्सेस लिमिटेड और कंसंट्रेटेड हो जाते हैं तब लड़ाई बढ़ती है। ये बात इंसानों पे भी लागू होती है। प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स के पास ज्यादा पोजीशंस, प्रॉपर्टी या पॉपुलेशन नहीं था, इसलिए लड़ने लायक कुछ था ही नहीं। जब एग्रीकल्चर आया तब जमीन, फसल और रिसोर्सेस स्टोर होने लगे और पॉपुलेशन बढ़ी तो लड़ाई बढ़ गई। रिसर्च दिखाती है कि जंग की सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन डेंसिटी और स्टोर्ड रिसोर्सेस हैं, ना कि कोई एंशिएंट खूनी नेचर। वॉर का एग्जाम्पल देने वाले स्कॉलर्स अक्सर छोटी फॉरेजर सोसाइटीज की जगह बड़े एम्पायर्स या हेरारिकल सोसाइटीज की बात करते हैं, जैसे एस्टेक्स, ज़ूलू। पर वो असली हंटर गैदरर्स नहीं थे। आर्कियोलॉजी में भी दिखाया गया कि 10,000 साल पुराने हजारों स्केलेटन्स में सिर्फ कुछ में ही वायलेंस के निशान मिलते हैं। अगर वॉर इतनी नेचुरल होती तो एविडेंस हर जगह मिलते, पर मिलते नहीं। यानोमामी जैसी ट्राइब्स का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, पर रिसर्च से यह भी पता चला है कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे चेगनन ने अपने प्रेजेंस और गिफ्ट से वहां झगड़े बढ़वा दिए और उन्होंने खुद सिचुएशन को और वायलेंट बना दिया। दूसरे रिसर्चर्स को वहां वैसे वॉर नहीं मिली जैसे चेगनन ने दिखाई थी। बोनोबोस को भी मीडिया में बदनाम किया गया कि वो वॉर करते हैं, जबकि असल में उन्होंने बस कभी कभी दूसरे एनिमल्स का शिकार किया, जो एक कॉमन एनिमल बिहेवियर है, वॉर नहीं। वॉर और हंटिंग अलग चीजें हैं। मीडिया सेंसेशनल हेडलाइंस बनाता है, पर फैक्ट ये है कि बोनोबोस में न रेप, न इन्फेंटिसाइड, न वॉर देखा गया है। इन सब को मिलाकर देखा जाए तो असली सवाल यह है कि इंसान नेचुरली वॉर लाइक है या पीसफुल। इसका जवाब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब इन्वायरमेंट में सब कुछ मिलता हो, पॉपुलेशन कम हो, रिसोर्सेस बिखरे हों, तब इंसान पीसफुल रहता है। जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है या पावर का इम्बैलेंस हो तो लड़ाई बढ़ जाती है। एविडेंस से लगता है कि हमारे पुरखे ज्यादा प्यार करते थे, जंग नहीं। लोगों को लगता है कि पुराने जमाने के लोग बहुत छोटे उम्र तक जीते थे। उनकी लाइफ बस 30-40 साल की होती थी, बहुत बीमार रहते थे, मर जाते थे, इसलिए हम लोग आजकल ज्यादा लकी हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स का कंफ्यूजन है। जैसे एवरेज हाइट निकालने के लिए अगर एडल्ट्स और इन्फेंट्स दोनों को मिला के एवरेज निकालेंगे तो वो गलत आएगा। वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी गलत इंप्रेशन देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे में ही मर जाते थे। पर जो लोग बचपन सरवाइव कर लेते थे वो आज के जैसे 60 या 90 साल आराम से जी लेते थे, एक्टिव और हेल्दी रहते थे। पुराने जमाने में बच्चों की डेथ ज्यादा थी, जिसमें डिजीज, इन्फेंटिसाइड यानी जानबूझ के बच्चों का न बचाना या दूसरे रीजंस शामिल थे। लेकिन ये देख के कहना कि इंसान बस 30 साल जीता था गलत है। जितने भी अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा है कि अगर फॉरेजर्स में अगर कोई 40-45 क्रॉस कर ले तो वो और 20-30 साल आसानी से जीता था और बुढ़ापे में भी काफी एक्टिव रहता था। जैसे कुंगशैन, हेडजा, उनमें काफी लोग 60 से 70 के ऊपर मिलते हैं, कुछ तो 90+ भी। जब एग्रीकल्चर आया उसके बाद लोगों की हेल्थ डाउन गई, क्योंकि एक ही तरह का खाना मिलने लगा, ग्रेन्स और बड़ी पॉपुलेशन, साफ सफाई भी कम, जिससे बीमारियां फैलने लगी। बहुत सी डेंजरस डिजीजेस जैसे मीजल्स, टीबी, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब डोमेस्टिक एनिमल से आए और तभी फैले जब लोग एक जगह जम के भीड़ में रहने लगे। पुराने फॉरेजर्स के पास वैरायटी थी खाने की, अलग अलग जानवर, मछली, सब्जियां, फ्रूट्स खाते थे, इसलिए वो स्ट्रांग रहते थे। आज भी जो रिमोट ट्राइब्स हैं उनमें कैंसर, हार्ट डिजीज या डायबिटीज मिलता ही नहीं।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह मॉडर्न मेडिसिन नहीं, बल्कि इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होना है। पहले ज्यादा बच्चे मर जाते थे, अब जिंदा बच जाते हैं, इसलिए एवरेज बढ़ गया है। पर जो बड़ा हो जाता था वो पहले भी लंबा जीता था। अब भी जहां पॉवर्टी है वहां लोग बचपन में मर जाते हैं, पर जो सरवाइव कर जाते हैं वो आराम से बूढ़े होते हैं। एक और पॉइंट है स्ट्रेस का। आज के लोग क्रोनिक स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी में रहते हैं। काम का प्रेशर, बैड लाइफस्टाइल, फास्ट फूड सब मिला के हेल्थ को खराब करते हैं। जापान में तो काम के स्ट्रेस से मरने के लिए अलग वर्ड है, करोशी। फॉरेजर लाइफ में स्ट्रेस कम था, चिल रहना, खाना मिल गया तो आराम से बैठो, किसी से लड़ाई नहीं, डिजीज कम, एक्सरसाइज नेचुरली ही हो जाती थी और सोना भी अच्छा होता था। साइंस ने भी ये दिखाया है कि कम खाना, इंटरमिटेड फास्टिंग और अच्छी नींद से जिंदगी लंबी होती है। जो लोग कहते हैं कि हम आज सबसे पीसफुल और लंबी लाइफ वाले टाइम में हैं, वो अपने ही सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं। रियलिस्टिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बाद इंसान की लाइफ में ज्यादा डिजीज, वॉर और स्ट्रगल आया है, ना कि पहले। पुराने लोग ज्यादा हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फाइड थे। लाइफ छोटी थी, ये सिर्फ एक मिथ है जो गलत डेटा और समझदारी की कमी से फैला है। अगर किसी को लगता है कि ये सोचना कोई रोमांटिक फैंटेसी है, तो असल में रियल साइंस यही कहती है। इंसान के नेचर में लव, जेनरोसिटी, कोऑपरेशन उतना ही डीपली है जितना कंपटीशन या एग्रेशन। पुराने जमाने के लोगों की लाइफ हमसे ज्यादा खुश, हेल्दी और लंबी थी, बस उनका सिस्टम अलग था। जो बचा वो बूढ़े तक आराम से जिया, बिना ज्यादा टेंशन, बीमारी या जंग के। हर इंसान की एक स्टोरी होती है, लेकिन बॉडी भी अपनी एक स्टोरी कहती है, और वो स्टोरी काफी ओपन और रॉ होती है। प्री हिस्ट्री के बारे में हमें सिर्फ 2 तरह का एविडेंस मिलता है, एक सर्कमस्टेंशियल जैसे आज की ट्राइब्स या इनडायरेक्ट क्लूज, और दूसरा मटेरियल जैसे बोन्स, टूल्स और फॉसिल्स। लेकिन एंशिएंट लोगों का सोशल या सेक्सुअल बिहेवियर डायरेक्टली देखना मुश्किल है, क्योंकि बॉडी के बहुत कम पार्ट्स या टूल्स बचते हैं और सेक्सुअल बिहेवियर तो फिजिकल चीज नहीं छोड़ता। फिर भी कुछ चीजें जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, स्केलेटन्स और कंपैरिजन हमारे और दूसरे एनिमल्स के बीच हमें काफी कुछ बताते हैं। बॉडी साइज डाइमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट क्लू है, मतलब कितना डिफरेंस है मेल और फीमेल के साइज में। जैसे गोरिल्ला और एरेंगुटान में मेल डबल साइज के होते हैं, क्योंकि वहां मेल्स बहुत फाइट करते हैं फीमेल्स के लिए। लेकिन चिम्स, बोनोबोस और ह्यूमंस में सिर्फ 10-20% का डिफरेंस है। इसका मतलब है मेल्स ने मिलियंस ऑफ साल पहले फाइटिंग छोड़ी, शायद सबको इक्वल मौका मिलने लगा। जहां मेल्स का साइज फीमेल से ज्यादा नहीं बढ़ता, वहां मेटिंग में या तो मोनोगमी होती है, एक पेयर जैसे गिबन में, या फिर सबको मौका मिलता है जैसे चिम्स और बोनोबोस में। ह्यूमंस में भी मॉडरेट डिफरेंस है। इसका मतलब है या तो माइल्ड पॉलिगनी या फिर सबको चांस मिलने वाला सिस्टम, यानी मल्टी मेल मल्टी फीमेल मेटिंग। और बॉडी का ये पैटर्न हमेशा एग्रीकल्चर से पहले का है, क्योंकि हरेम या बहुत पत्नियां तभी पॉसिबल हैं जब किसी के पास बहुत पावर, प्रॉपर्टी या कंट्रोल हो, जो कि फार्मिंग के बाद आया। दूसरा बड़ा क्लू है टेस्टिकल साइज और स्पर्म कंपटीशन का। जहां फीमेल्स एक ही मेल के साथ होती हैं जैसे गोरिल्ला, वहां मेल्स के टेस्टिकल्स छोटे होते हैं। लेकिन जहां फीमेल्स मल्टीपल मेल्स के साथ होती हैं, चिम्स और बोनोबोस, वहां मेल्स के टेस्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं ताकि स्पर्म कंपटीशन जीत सके। ह्यूमंस का साइज बीच में आता है, चिम्स और बोनोबोस से छोटा पर गोरिल्ला और गिबन से बड़ा। मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन में भी स्पर्म कंपटीशन था, यानी एक टाइम पे फीमेल्स कई मेल्स के साथ होती थी। इसलिए ह्यूमन पेनिस का शेप, टेस्टिकल साइज और सीमेन का केमिकल स्ट्रक्चर भी सजेस्ट करता है कि स्पर्म कंपटीशन होता रहा है। और आज भी हर बार जब सेक्स होता है, स्पर्म कंपटीशन होता है, चाहे कॉन्शियस हो या ना हो। डार्विन ने भी सेक्सुअल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा फीमेल्स हमेशा कॉय या शाय होती हैं। पर एक्चुअल मंकीज, एप्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और इवोल्यूशनरी साइंस ये दिखाता है कि फीमेल सेक्सुअलिटी सिर्फ मेल के कंट्रोल में नहीं थी,
वो भी खुद के प्लेजर और चॉइस के लिए सेक्स करती थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी पॉर्न में सबसे ज्यादा पॉपुलर सीन्स वही होते हैं जहां एक वुमेन के साथ मल्टीपल मेल्स होते हैं या स्पर्म कंपटीशन हो रहा होता है। साइंस ने यह भी देखा है कि जब मेन ऐसे सीन्स देखते हैं तो उनके स्पर्म में मोटिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ह्यूमन माइंड और बॉडी दोनों में पुराने इवोल्यूशनरी ट्रेसेस अभी भी सर्वाइव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान नेचुरल मोनोगेमस है, पर बॉडी के साइंस जैसे टेस्टिकल साइज, सीमेन स्ट्रक्चर और सेक्सुअल फैंटेसीज सब दिखाते हैं कि हमारा पास्ट ज्यादा ओपन और सेक्सुअल था। सबको चांस मिलता था और फीमेल सेक्सुअलिटी भी इक्वली एक्टिव थी। और बॉडी इवोल्यूशन जल्दी हो सकती है, जैसे टेस्टिकल साइज सीजनली कुछ एनिमल्स में बदल जाता है, वैसे ही ह्यूमंस में भी एग्रीकल्चर के बाद टेस्टिकल साइज में चेंजेस आए होंगे। तो बॉडी का स्ट्रक्चर, सेक्सुअल ऑर्गन्स और बिहेवियर सब मिलके ये बताते हैं कि इंसान के सेक्सुअल पास्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ओपन और शेयरिंग वाला था, न कि सिर्फ एक मेल, एक फीमेल या हरेम टाइप। ह्यूमन इवोल्यूशन में कोऑपरेशन, सेक्सुअल ओपननेस और स्पर्म कंपटीशन सब एक साथ चले हैं और आज भी बॉडी में उनकी छाप बाकी है। ह्यूमन पेनिस का टॉपिक सुनते ही लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में हर जमाने में इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। एंशिएंट रोम में रिच बॉयज एक बुला पहनते थे। उसमें छोटा सा पेनिस का मॉडल होता था जिसको फेसिनम बोलते थे। ये स्टेटस का सिंबल था। बाइबल में भी थाई का मेंशन होता है जो असल में पेनिस के लिए कोड वर्ड है। और सेक्रेड ओथ्स भी पेनिस पर हाथ रख के लिए जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन टेस्टिकल छोटे हैं और स्पर्म कंसंट्रेशन भी जिम से कम है, तो ह्यूमंस में स्पर्म कंपटीशन नहीं हुआ होगा। लेकिन स्पर्म कंपटीशन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ एनिमल्स स्पर्म को ब्लॉक करने के लिए सीमेन प्लग बनाते हैं और पेनिस पे हुक्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये सिस्टम नहीं है। फिर भी ह्यूमन पेनिस का डिजाइन काफी यूनिक है, लॉन्गेस्ट, थिकेस्ट और सबसे फ्लेक्सिबल सब प्राइमेट्स में। पेनिस का शेप जैसे फ्लेयर्ड ग्लैंड्स रिपीटेड थ्रस्टिंग के साथ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वैक्यूम क्रिएट करते हैं जो दूसरे मेल्स का स्पर्म हटा देता है, पर अपना स्पर्म को नहीं नुकसान पहुंचाता क्योंकि इजैकुलेशन के टाइम पे पेनिस का हेड छोटा हो जाता है। ह्यूमन पेनिस का साइज और शेप सीमेन डिस्प्लेसमेंट के लिए इवॉल्व हुआ है। रिसर्च में दिखाया गया है कि एक ही थ्रस्ट से 90% सीमेन रिमूव हो सकता है और ह्यूमंस का कोऑपुलेशन टाइम भी दूसरे प्राइमेट से बहुत ज्यादा है। चिम्प्स, बोनोबोस कुछ सेकेंड्स में काम खत्म कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस 4 से 7 मिनट तक। ह्यूमन इजैकुलेट का वॉल्यूम भी चिम्प से 4 गुना ज्यादा होता है, तो टोटल स्पर्म काउंट भी सिमिलर आ जाता है। और एक्सटर्नल स्कॉर्टम भी स्पर्म कंपटीशन का इंडिकेशन है। अंदर होता तो प्रोटेक्शन मिलती, लेकिन बाहर रखा है ताकि स्पर्म ठंडा रहे और कंपटीशन के लिए रेडी हो। आजकल स्पर्म काउंट कम हो रहा है, जैसे डेनिश मैन में 1940 से 1919 तक आधा हो गया। इसके पीछे पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, प्लास्टिक्स और इवन मदर के ज्यादा बीफ खाने का इफेक्ट हो सकता है। ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन और डेली इजैकुलेशन से हेल्थ पे भी पॉजिटिव असर होता है। कम प्रोस्टेट कैंसर, कम डीएनए डैमेज और बेटर हार्ट हेल्थ। मतलब यूज इट और लूज इट इवोल्यूशन का रूल है। अगर कोई बॉडी पार्ट काम नहीं आता तो श्रिंक हो जाता है। अब जब मोनोगमी आ गई है तो स्पर्म कंपटीशन कम हो गया और ऐसे जीन्स जो फर्टिलिटी कम करते हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। इसी वजह से मॉडर्न मैन में फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं। पहले अगर किसी का स्पर्म कमजोर होता तो उसका चांस ही नहीं था, क्योंकि फीमेल्स मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होती थी और स्पर्म कंपटीशन पे वीक स्पर्म का कोई चांस नहीं बचता था। मोनोगमी ने स्पर्म कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, इसलिए जीन्स में फर्टिलिटी वीक हो रही है। सेम रीजन से आज ह्यूमन टेस्टिकल्स चिम्प्स और बोनोबोस से छोटे हैं, पर गोरिल्लाज और गिबन्स से अभी भी बड़े हैं। मतलब हमारे पुरखों का सेक्सुअल लाइफस्टाइल ओपन और मल्टी पार्टनर था, लेकिन अब मोनोगमी ने साइज और स्पर्म दोनों को श्रिंक कर दिया है। वर्ल्ड के अलग अलग ग्रुप्स में पेनिस और टेस्टिकल साइज भी अलग हैं। एशिया में कॉन्डम्स छोटे, अफ्रीका यूरोप में बड़े बनाए जाते हैं
और टेस्टिकल साइज में भी एशियंस, कॉकेशियंस और अफ्रीकन्स में फ़र्क है, जो सिर्फ बॉडी साइज से एक्सप्लेन नहीं होता। डाइट, इन्वायरमेंट और सेक्सुअल बिहेवियर सबका इफेक्ट एनाटॉमी पे दिखता है। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन सेक्स सबसे बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि बॉन्डिंग, प्लेजर और सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी होता है। ह्यूमंस, चिंपैंजीज, बोनोबोज सबसे ज्यादा सेक्स करते हैं, गोरिल्लास, गिबन से तो कई गुना ज्यादा। स्पर्म कंपटीशन का एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि अगर ये नहीं होता तो हमारी बॉडी और सोसाइटी बिल्कुल अलग दिखती। पेनिस का शेप, टेस्टिकल का साइज, एक्सटर्नल स्क्रॉटम, स्पर्म का वॉल्यूम, सब कुछ यही कहता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में फीमेल मल्टी पार्टनर मीटिंग कॉमन थी। लोग मोनोगमी को नेचुरल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी का हर पार्ट में प्रॉमिस्कुअस पास्ट का प्रूफ छुपा हुआ है। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि इंसान हमेशा से मोनोगमस था, वो बस उम्मीद कर रहे हैं या सोसाइटी की इमेजिनेशन में फंसे हुए हैं, जबकि बॉडी की सच्चाई कुछ और ही बोलती है। एक लड़का बार्सिलोना की सड़क पे बॉर्न टू फक वाली टी शर्ट पहन के घूम रहा था। लोग सोचते हैं ये सिर्फ मजाक है, लेकिन असल में इंसान का सेक्सुअल बिहेवियर सिर्फ बच्चे पैदा करने तक लिमिटेड नहीं है। हम सेक्स के लिए प्लानिंग, एनर्जी, यादें सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जब सेक्स की बात आती है तो असली मैराथन विनर हमेशा वुमेन होती हैं। मैन तो बस स्प्रिंटर हैं। औरत का सेक्सुअल रिस्पॉन्स लंबा होता है, मर्द का जल्दी खत्म हो जाता है। शादी के अंदर सबसे कॉमन कंप्लेंट यही है कि मर्द जल्दी हो जाते हैं, औरत को ज्यादा चाहिए। ये इतना मिसमैच है कि लगता ही नहीं कि हम दोनों एक ही सिस्टम में बनाए गए हैं। अगर मिलियन साल तक सिर्फ एक दूसरे के साथ ही थे तो ऐसा क्यों? ये सब चीजें इसलिए बेहतर समझ आती हैं जब हम ये सोचें कि हम प्रॉमिस्कुअस ग्रुप्स में इवॉल्व हुए, ना कि एक पार्टनर के साथ। नेचर ने दोनों को अलग बनाया है, और जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है वो इस मिसमैच से होती है, जो एग्रीकल्चर से पहले के ज़माने में होता नहीं था। हम चिम्प्स और बोनोबोस की तरह इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जब सेक्स की बात आती है तो लोग उन्हें इग्नोर करते हैं और गिबन्स को देखते हैं सिर्फ क्योंकि वो मोनोगमस हैं। इतिहास में वुमेन की सेक्सुअलिटी को हमेशा प्रॉब्लम की तरह देखा गया है। हिस्टीरिया नाम की बीमारी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। हिपोक्रेट्स के टाइम से लेके 1950s तक इसको डिजीज माना गया। इसका इलाज था डॉक्टर्स अपने फीमेल पेशेंट्स को ऑर्गेज्म तक ले जाते थे, यानी कि उनको हैंड से या मशीन से सेक्सुअल रिलीफ देते थे। ये काम उनके लिए बोरिंग था तो उन्होंने वाइब्रेटर बनवा लिया, जो अमेरिका का 5th इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना। 1920s के बाद वाइब्रेटर्स घर घर में मिलने लगे। फिर भी सोसाइटी ने वुमेन की सेक्सुअल डिजायर को डेंजरस, बीमारी या पाप कहा। मास्टरबेशन को तो सबसे खतरनाक चीज बता दिया गया। डॉक्टर्स ने लिखा कि मास्टरबेशन से अंधापन, पागलपन, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक क्लिटोरिस को इग्नोर किया गया। 1500s में एक प्रोफेसर ने डिस्कवर किया कि वुमेन के पास भी प्लेजर का एक ऑर्गन होता है, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया। यूरोप में अगर किसी औरत का क्लाइटोरिस बड़ा मिलता था तो उसे विच बोलकर मार दिया जाता था। माया कल्चर में भी ऐसी कहानियां बनाई गईं कि अगर औरत ज्यादा सेक्स चाहेगी तो उसको डायन के साथ पनिशमेंट मिलेगी। सब जगह, हर जमाने में वुमेन की सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल, दबाना या पनिश करने की कोशिश की गई है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, स्टोनिंग, बर्निंग, गाली, डाइवोर्स, सब कुछ इसलिए कि वुमेन अपनी नेचुरल डिजायर न दिखाएं। सोसाइटी ने बार बार कहा कि नॉर्मल वुमेन को सेक्स की नीड नहीं होती या कम होती है, पर रियलिटी में औरत की डिजायर नेचर का एक हिस्सा है, और जितना इसको दबाने की कोशिश की गई उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। साइकियाट्रिस्ट मेरी जेन शेरफी ने लिखा, जितनी बड़ी डिजायर उतनी बड़ी फोर्स उसको दबाने में लगती है। फिर भी सोसाइटी हर तरह से कोशिश करती रहती है, लेकिन ये जंग कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि फीमेल सेक्सुअलिटी एक नेचुरल, अनस्टॉपेबल फोर्स है। जब भी पब्लिक में पूछा जाता है कि सेक्स के टाइम कौन ज्यादा आवाज करता है, लड़का या लड़की, तो सब जगह सब लोग एक ही जवाब देते हैं, लड़की। फीमेल कॉपुलेटरी वोकलाइजेशन यानी सेक्स के टाइम लड़की की आवाज हर सोसाइटी, हर कल्चर में मिलती है,
लेकिन अगर सेक्स एक प्राइवेट और शर्मीला काम है तो औरत इतनी जोर से क्यों चिल्लाती है? साइंस के स्टैंडर्ड मॉडल में इसका जवाब नहीं है, पर अगर हम माने कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी में हजारों साल से मल्टी पार्टनर मीटिंग है तो यह आवाज बिल्कुल सही लगती है। यह दूसरे मेल्स को बुलाने का सिग्नल है, स्पर्म कंपटीशन को इनवाइट करता है। यह सिर्फ इंसानों में नहीं होता बल्कि दूसरे प्राइमेट्स, बबून्स, चिम्स, बोनोबोस, इनमें भी फीमेल्स सेक्स के वक्त चिल्लाती हैं, खास तौर पे जब फर्टाइल होती हैं या उनको हाई स्टेटस मेल मिलता है। ऐसी आवाज से दूसरे मेल्स को पता चलता है कि फीमेल अवेलेबल है और स्पर्म कंपटीशन बढ़ जाता है। यह आवाज सुनने में प्रेडेटर्स को भी बुलाया जा सकता है, तो इसके बावजूद भी फीमेल्स ये रिस्क लेती हैं, मतलब इवोल्यूशन ने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि इससे फायदा है। ह्यूमन फीमेल बॉडी में भी प्रोमिस्क्विटी का सबूत भरे पड़े हैं, जैसे कि ब्रेस्ट। ये सिर्फ दूध पिलाने के लिए नहीं बल्कि अट्रैक्शन और फर्टिलिटी का सिग्नल भी है। पुराने जमाने की वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ स्टैचू में भी जायंट ब्रेस्ट दिखाया गया था। आज भी ब्रेस्ट सर्जरी सबसे ज्यादा होती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि असली यूटिलिटी तो ब्रेस्ट की शेप, कर्व, जिगल में है, जो मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे चिम्स और बोनोबोस के पिछवाड़े पे स्वेलिंग होती है, अपराइट चलने से ह्यूमन फीमेल का सिग्नल बॉडी के सामने आ गया, यानी ब्रेस्ट। औरत की ओवुलेशन छुपी हुई नहीं है, सटल साइंस होते हैं। जैसे फर्टिलिटी डेज में लड़की ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज्यादा सेक्सी कपड़े पहनती है, परफ्यूम लगाती है, ज्यादा आउटगोइंग हो जाती है, बिना कॉन्डोम के सेक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल ऑर्गेज्म भी इवोल्यूशन के लिए बड़ी मिस्ट्री है। ये कॉन्सेप्शन के लिए जरूरी नहीं, फिर भी सब प्राइमेट्स, स्पेशली जो प्रोमिस्कुअस हैं जैसे चिम्स और बोनोबोस, उनमें फीमेल ऑर्गेज्म मिलता है। मोनोगेमस गिबन्स में ऑर्गेज्म नहीं होता, मतलब फीमेल ऑर्गेज्म स्पर्म कंपटीशन बढ़ाने के लिए हो सकता है। जैसे फीमेल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करती थी, ऑर्गेज्म उनके बॉडी में स्पर्म को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने या स्पर्म को आगे बढ़ाने में हेल्प करता था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म के लिए हॉस्टाइल भी है। बहुत स्पर्म तो बॉडी एक्सपेल कर देती है या उनको इम्यून सेल्स मार देती हैं, और फीमेल की बॉडी कुछ स्पर्म को स्पेशल ट्रीट भी करता है, जैसे केमिकल कॉम्पैटिबिलिटी का हिसाब से सिलेक्ट करना। रिसर्च में पता चला है कि फीमेल के ऑर्गेज्म से वेजिनल एसिडिटी चेंज होती है, जिसे स्पर्म को हेल्प मिलती है, खासकर उस पार्टनर के स्पर्म को जिसके साथ ऑर्गेज्म आया हो। सीमेन के केमिकल्स फीमेल के मूड, डिप्रेशन, हेल्थ पे भी असर डालते हैं। जो कॉन्डोम यूज नहीं करती उनमें डिप्रेशन कम देखा गया है। अगर मल्टीपल मेटिंग नॉर्मल थी तो इसलिए मर्दों का ऑर्गेज्म जल्दी हो जाता है, ताकि जल्दी निपटाकर दूसरे मेल्स को मौका हो। और फीमेल्स बार बार कर सकती हैं, उनकी ऑर्गेज्मिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मोनोगेमस स्पीसीज जैसे गिबन में ये सब नहीं होता, वहां सेक्स कम, साइलेंट और बोरिंग होता है। लेकिन चिम्स, बोनोबोज और ह्यूमंस में फीमेल सेक्स ड्राइव और ऑर्गेज्मिक पावर सबसे ज्यादा है। तो औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी बॉडी और उसका बिहेवियर सब दिखाता है कि इवोल्यूशन में फीमेल सेक्सुअलिटी बहुत पावरफुल, ओपन और मल्टी पार्टनर वाली रही है। स्टैंडर्ड नैरेटिव को रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि कॉय फीमेल सिर्फ एक पुराना मेल फैंटेसी है, रियलिटी नहीं। ये स्टैंडर्ड कहानी जो सबको सिखाई जाती है, उसमें यह कहा जाता है कि आदमी और औरत का नेचर ही अलग है। दोनों हमेशा सेक्स और रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। कहा जाता है कि आदमी को ज्यादा पार्टनर्स चाहिए बिना रिश्तों के, औरतों को कम पार्टनर्स चाहिए लेकिन स्ट्रांग बॉन्डिंग के साथ। आदमी अपनी पार्टनर को दूसरे मर्दों से बचाना चाहता है, क्योंकि उसको अपने जेनेटिक इन्वेस्टमेंट को बचाना है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि आदमी और औरत एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं जब बात आती है सेक्स और रिप्रोडक्शन की। लेकिन ये सब गलत है। आदमी और औरत अलग हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करें। असली बात यह है कि दोनों का नेचर एक दूसरे से जुड़ता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। मेल फीमेल डिफरेंस इतने बड़े नहीं जितने लोग बनाते हैं,
हम सब एक ही प्लेनेट, एक ही स्पीसीज से आए हैं और वो है अफ्रीका से। अब जब औरत की सेक्सुअलिटी की बात आती है तो ये बहुत ही प्लास्टिक यानी बदलने वाली होती है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे एक स्टडी में भेड़ों को पालने वाले साइंटिस्ट ने मेल और फीमेल बच्चों को अलग स्पीसीज की मदर्स के साथ पाला। जब बड़े हुए तो मेल्स सिर्फ उसी स्पीसीज की फीमेल्स में इंटरेस्टेड थे जिसमें पले थे, लेकिन फीमेल्स दोनों स्पीसीज में इंटरेस्टेड हो गईं। मतलब फीमेल्स की सेक्सुअल प्रेफरेंस बदल सकती हैं, मेल्स की नहीं। इसी तरह ह्यूमंस में भी फीमेल्स ज्यादा अडेप्टेबल होती हैं। उनका सेक्सुअल रिस्पॉन्स सोसाइटी, सिचुएशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकता है, जबकि मेल्स का रिस्पॉन्स मोस्टली फिक्स होता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट मेरेडिथ चीवर्स ने मेन और वुमेन को अलग अलग इरोटिक वीडियोस दिखाए। मेन वुमेन, वुमेन वुमेन, मेन मेन, सोलो, एनिमल्स, सब कुछ। मर्दों में रिस्पॉन्स डायरेक्ट था। स्ट्रेट गाय सिर्फ वुमेन पे, गे गाय सिर्फ मेन पे, लेकिन औरतों में बॉडी यानी वेजिनल ब्लड फ्लो हर चीज पे रिएक्ट कर रही थी, चाहे माइंड से बोले न बोले। यानी वुमेन की सेक्सुअल अराउजल बॉडी और माइंड में मिसमैच होता है और वो ज्यादा ब्रॉड रेंज पे अराउज्ड हो सकती हैं। वुमेन की सेक्सुअल डिजायर साइकिल, हार्मोन्स, इन्वायरमेंट और सोशल प्रेशर से बहुत अफेक्ट होती है। ओवुलेशन के टाइम वुमेन को खुद अपनी ब्यूटी और मर्दों में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी उनकी पार्टनर प्रेफरेंस बदल सकती हैं। पिल्स पे रहते हुए अलग टाइप के मर्द अट्रैक्टिव लगते हैं और जब पिल छोड़ती हैं तो टेस्ट चेंज हो जाता है। फेमस स्वेटी टी शर्ट एक्सपेरिमेंट में ये सब प्रूफ भी मिल गया। वुमेन का हाई सेक्स ड्राइव उनको मेन और वुमेन दोनों की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए सोसाइटी में वुमेन बाइसेक्सुअलिटी ज्यादा देखी जाती है और वुमेन अपनी सेक्सुअलिटी में इसलिए फ्लेक्सिबल या एक्सपेरिमेंटल हो सकती हैं, जबकि मेन फिक्स रहते हैं। रिसर्च में यह भी आया कि जब वुमेन को लगता है कि उनका आंसर पब्लिक होगा तो कम सेक्सुअल पार्टनर्स बताती हैं, लेकिन जब एनोनिमस हो या लाई डिटेक्टर हो तो ज्यादा सच बोलती हैं। मर्दों में ऐसा फर्क नहीं देखा गया। एक सेक्सोलॉजिस्ट लीजा डायमंड ने देखा कि वुमेन अपने जेंडर से ज्यादा स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए अट्रैक्टेड होती हैं और उनका इमोशनल कनेक्शन उनकी सेक्सुअलिटी को ओवरराइड कर सकता है। यानी वुमेन की सेक्सुअलिटी सिचुएशन और कनेक्शन के हिसाब से चेंज हो सकती है। मेल्स की सेक्सुअलिटी ज्यादा रिजिड होती है। जैसे बचपन में जो इम्प्रिंट हो गया वो पूरा लाइफ रहता है, इसलिए ज्यादातर पैराफिलियास यानी अनयूजुअल सेक्सुअल इंटरेस्ट मेल्स में होती हैं, फीमेल्स में नहीं। मेल्स का सेक्सुअल रिस्पॉन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से चलता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो उनका सब कुछ बदल जाता है, इंक्लूडिंग सेक्स ड्राइव, इंटरेस्ट, मूड, सब कुछ। ट्रांजिशन करने वाले ट्रांसजेंडर लोग भी बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आने के बाद उनका सेक्सुअल सोचना पूरी तरह चेंज हो गया। जवान मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी पीक पे होती है, लेकिन सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो इस अर्ज को इग्नोर करें, जो उनके लिए मुश्किल होता है। इस टेंशन की वजह से यूथ में सुसाइड, वायलेंस, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, खासकर वहां जहां सेक्स को टबू बना दिया जाता है। कुछ सोसाइटीज जैसे मंगैया या मुरिया यूथ को सेक्स एक्सप्लोर करने देते हैं और वहां वायलेंस कम देखा गया। मतलब जब सेक्सुअलिटी को सप्रेस किया जाता है तो फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस बढ़ती है, जबकि ओपन एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा हेल्दी और पीसफुली रहते हैं। मास्टरबेशन पे भी वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत वॉर हुआ है। जॉन केलॉग जैसे लोगों ने एडवाइस दिया कि बच्चों को बिना एनेस्थेसिया के सरकमसाइज करो या उनके प्राइवेट पार्ट पे एसिड लगाओ, सिर्फ इसलिए कि वो मास्टरबेशन न करें। यह सब सेक्सुअल रिप्रेशन की एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ये सब मेजर्स लेटर प्रूफ हुए कि टोटली बेकार, दुख भरे और साइंस के खिलाफ थे। आज भी मास्टरबेशन पे टबू बना हुआ है, लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल ह्यूमन सेक्सुअलिटी का पार्ट है। तो इन सबसे ये निकल कर आता है कि मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी की असली कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स और नेचुरल है। इसमें सोसाइटी का बना बनाया नैरेटिव मोस्टली गलत है। हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, अफ्रीका से, और ह्यूमन सेक्सुअलिटी नेचर के खिलाफ नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है। एक फेमस कहानी है केल्विन
कुलिज की, जहां उन्होंने चिकन फार्म में पूछा था कि रूस्टर इतने ज्यादा अंडे कैसे फर्टिलाइज करते हैं। फार्मर ने बताया कि रूस्टर हर बार अलग हेन के साथ होता है, इसलिए इतनी फर्टिलिटी होती है। इस इंसिडेंट ने कुलिज इफेक्ट टर्म बना। ये मतलब कि मर्दों में सेक्सुअल नोवेलिटी यानी नए पार्टनर्स का क्रेज इवोल्यूशन से आया है। साइंटिफिक स्टडीज में ये सभी मेल मैमल्स में देखा गया है कि जब उनको नए पार्टनर्स मिलते हैं तो उनकी सेक्सुअल एनर्जी बूस्ट होती है और पुराने पार्टनर में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये सोचना गलत है कि सिर्फ औरतें ही इमोशनल रीजन से सेक्स करती हैं। यंग एज में ज्यादा वुमेन कहती हैं कि उनका मोटिवेशन इमोशनल है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो फिजिकल रीजन भी ओपनली एक्सेप्ट करती हैं। कई मिडिल एजेड औरतें सेक्स टूरिज्म में भी जाती हैं, अलग अलग कंट्रीज में, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के, बस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए। ये चीज़ें सोसाइटी या साइंस में इग्नोर होती हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड कहानी के अगेंस्ट हैं। वैसे ही मर्दों का भी नेचर है कि वो ज़्यादा सेक्सुअल ऑप्शंस मिलने पर लॉयल नहीं रह पाते, चाहे कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो। कुलिज इफेक्ट की वजह से ही मर्दों में ये चस्का होता है कि हमेशा कुछ नया चाहिए, इसीलिए पॉर्न साइट्स पर इतनी वैरायटी होती है। नोवेलिटी ही अट्रैक्शन है, न कि सिर्फ सेक्स एक्ट। ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, इसमें किसी का पर्सनल फॉल्ट नहीं है। मोनोगमी का एक दूसरा प्रॉब्लम है मोनोटनी। जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होता है, पैशन खत्म होता है, मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिरता है, उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट भी धीरे धीरे चला जाता है। मैरिड मैन का टेस्टोस्टेरोन सिंगल मर्दों से कम होता है, फादर्स का और कम, लेकिन अफेयर करने वालों का फिर से ज्यादा हो जाता है। सिर्फ नए पार्टनर के साथ मिलने से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, इसलिए कई कल्चर्स में मैरिड मैन को यंग लवर्स अलाउड थे ताकि सेक्स लाइफ एक्टिव रहे। वेस्टर्न सोसाइटीज में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो सेक्स या लो सेक्स मैरिजेस बहुत कॉमन है, डाइवोर्स भी ज्यादा है। मर्दों में सेक्सुअल नोवेलिटी का हार्मोनल लिंक है। नया पार्टनर मिलने से टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी, डिजायर सब बूस्ट होता है, इसलिए कई बार अफेयर या नई रिलेशनशिप में उनको लगता है कि वो सच में प्यार में है, लेकिन असल में ये हार्मोन का हाई है। जब नोवेलिटी खत्म हो जाती है तो फीलिंग भी चली जाती है और फैमिली या पुराना रिलेशनशिप मिस होने लगता है। ऐसे मर्दों का हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन से डिप्रेशन, हार्ट अटैक, कैंसर, डिमेंशिया सब ज्यादा होता है। मर्दों के पास ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड हैं। पहला, झूठ बोलकर अफेयर चलाना, जो ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाएगा और पार्टनर के साथ ट्रस्ट टूट जाएगा। दूसरा, सिर्फ अपनी बीवी के साथ सेक्स करना लेकिन इंटरेस्ट लूज हो जाना। फिर पॉर्न और प्रोजैक पे शिफ्ट हो जाना, जो भी अल्टीमेटली रिलेशनशिप में गुस्सा और रिजेंटमेंट लाता है। तीसरा, डाइवोर्स करके नए पार्टनर के साथ स्टार्ट करना, जो सीरियल मोनोगमी है। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती क्योंकि कुछ टाइम बाद वापस वही बोर्डम और फैमिली, बच्चे सब पे बुरा इफेक्ट। औरत के पास भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, उनके ऑप्शंस भी खराब हैं। इग्नोर करो, रिवेंज अफेयर करो या सब कुछ खत्म कर दो। मैरिज या रिलेशनशिप को गेम जैसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन चीटिंग या विन लॉस का कॉन्सेप्ट रियलिटी में सबको हर्ट करता है। असली बात यह है कि इवोल्यूशन में मेल सेक्सुअलिटी को नोवेलिटी के लिए प्रोग्राम किया है और मॉडर्न सोसाइटी ने मोनोगमी को फोर्स किया है। जब ये दोनों टकराते हैं तो दुख, कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेक सब जगह मिलता है। तभी समझना जरूरी है कि हम किस टेंशन में जी रहे हैं और सही डिसीजन तभी लेंगे जब नेचर और सोसाइटी दोनों की असली सूरत समझेंगे। सेक्स को हम जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, लेकिन असल में जब सिर्फ सेक्स होता है तो वो सिर्फ सेक्स होता है, न वो प्यार होता है, न पाप, न बीमारी, न ही कोई वजह एक खुश फैमिली तोड़ने की। वेस्टर्न सोसाइटी सेक्स को रेस्ट्रिक्ट करके उसकी वैल्यू को इन्फ्लेट करती है, इसलिए लोगों के दिमाग में सेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी दिखाई देती है। असल में सेक्स भी एक बेसिक जरूरत है, जैसे खाना, पानी, हवा। अगर सोसाइटी थोड़ा रिलैक्स हो जाए और लोग सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आसानी से ले पाए तो ये चीज इतनी प्रॉब्लमेटिक भी नहीं रहेगी। हिस्ट्री में धीरे धीरे सेक्सुअल रेस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं, जैसे
हुकिंग अप कल्चर, सेक्सटिंग, गे कपल्स के राइट्स, ये सब दिखाता है कि सोसाइटी अब वापस थोड़ा हंटर गैदरर स्टाइल कैजुअलनेस की तरफ जा रही है। ऐसे सोसाइटी में लोगों का सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और ब्रोकन फैमिलीज कम हो सकती हैं। जैसे सिरियोनो लोगों के बीच किसी को सेक्स पार्टनर की कमी नहीं होती, तो सेक्स एंजाइटी भी नहीं होती, ना ही एक्सेस फैंटेसीज या सप्रेशन मिलती है। अमेरिका में आजकल 40% बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा हो रहे हैं। स्टैट्स दिखाते हैं कि 2 पेरेंट्स वाले बच्चों का परफॉर्मेंस, हेल्थ, बिहेवियर सब कुछ एक पेरेंट फैमिली से बेहतर होता है। लेकिन लोग मैरिज को अनरियलिस्टिक आइडियल बनाते हैं, एक ही इंसान के साथ लाइफ लॉन्ग सेक्सुअल फिडिलिटी, जो असल में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से पनिशमेंट, दुख, डाइवोर्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कुछ कल्चर्स जैसे फ्रांस अफेयर को अलग ट्रीट करते हैं। वहाँ अफेयर का मतलब ये नहीं कि मैरिज खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों को एक ही स्क्रिप्ट मिलती है। अफेयर हुआ तो बैग पैक करो और निकलो, चाहे दिल से ये चाहो या ना। ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं, न कि असली फीलिंग्स। मैरिज में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जैसे लाइफ लॉन्ग मोनोगमी कपल्स पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं। लोग सोचते हैं प्यार का मतलब है मोनोगमी आसान होगी, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेक्सुअल डिजायर भी एक भूख है जो सेटिस्फाई होने पर खत्म हो जाती है, और मैरिज का लॉन्ग टर्म एसेंस इंटीमेसी, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, न कि सिर्फ सेक्स। अगर कपल्स सच में ओपन और ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स, नीड्स और सेक्सुअल नेचर डिस्कस करते हैं तो उनके बीच डीप इंटीमेसी आ सकती है। लेकिन ये कन्वर्सेशंस मुश्किल हैं, क्योंकि मर्दों और औरतों का सेक्स को लेकर दिमाग अलग चलता है। लेकिन ट्रस्ट से और जजमेंट कम करके ये सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। हर रिलेशनशिप अलग है, सबकी अपनी स्टोरी है, तो वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस काम नहीं आती। सबसे जरूरी बात है कि खुद से सच्चे रहें, अपनी सच्चाई पे टिक जाएं, तभी दूसरों से भी सच बोल पाएंगे। सोसाइटी में अब कुछ लोग पॉलीएमोरस या ओपन रिलेशनशिप्स भी ट्राई कर रहे हैं। ये लोग जेलसी, इनसिक्योरिटी को समझकर ट्रस्ट और कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप बनाते हैं। रिसर्च से दिखा है कि ऐसे रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी सेफ हो सकते हैं, जैसे कि एक कम्युनल फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली हो। साइंटिस्ट सारा हार्डी कहती हैं कि शायद एक मदर फादर न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा कोऑपरेटिव ब्रीडिंग वाले फैमिली सिस्टम्स ह्यूमन नेचर के ज़्यादा करीब हैं। रिसेंट हिस्ट्री दिखाती है कि सोशल टॉलरेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे गे राइट्स, रेशियल इक्वेलिटी, वुमेन्स राइट्स etc। लेकिन अब भी सेक्स और मैरिज को लेकर रिजिड सोच है। जितने भी मेन स्ट्रीम थेरेपिस्ट हैं वो भी मोनोगमी को ही नॉर्मल मानते हैं, ओपन या फ्लेक्सिबल सेक्सुअल बाउंड्रीज को सस्पिशियस देखते हैं और लोगों को एक ही रास्ते पर चलने को कहते हैं। लेकिन सच ये है कि कन्वेंशनल मैरिज बहुत फैमिलीज में फेल हो रही हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल लेवल पे। अल्टरनेटिव रिलेशनशिप्स, पॉलीएमरी, ओपन मैरिज, अगर दोनों पार्टनर समझदारी से ट्रस्ट के साथ हैंडल करें तो वो भी हेल्दी और सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ ऑथर्स और थेरेपिस्ट जैसे एस्थर पेरेल ये मानती हैं कि कुछ कपल्स बाउंड्री नेगोशिएट करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकते हैं। कई रिसर्च दिखाती है कि ओपन मैरिज या पॉलीएमरस कपल्स की रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मोनोगेमस कपल्स के। अफेयर्स या आउटसाइड रिलेशनशिप्स हमेशा रिलेशनशिप की वीकनेस का साइन नहीं होते। कभी कभी उनका पार्टनर से या रिलेशनशिप से कोई लेना देना भी नहीं होता। असल बात यह है कि रिजिड रूल्स, रिलीजियस या लीगल प्रेशर किसी को भी अपनी सेक्सुअल नेचर बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते। जब तक हम सेक्सुअल फिडिलिटी और फैमिली सिस्टम पे अपनी अनरियलिस्टिक सोच नहीं बदलते, तब तक दुख, गिल्ट, हार्ट ब्रेक चलता रहेगा। ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रस्ट और अपनी असली नीड्स को समझना यही वे फॉरवर्ड है। जैसे सन और मून अलग होते हुए भी एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं स्काई में, वही बैलेंस हम रिलेशनशिप्स में भी ला सकते हैं अगर अपनी रियल फीलिंग्स, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को समझ के चलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।
मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।